again the removal of the waste product is the sukh. So what we can say that, we can say that sukh is that space which is giving the which is giving the good thing. Why you can say that good thing means the utilization of the nutrient and the removal of the waste product. Now similarly, what happens in our body also, when we take something good, that is called the sukh, and we eliminate the bad thing, that is called that is also the part of the sukh. So what we should do, we should always focus on the sukh part, the good thing we should focus on our body. Now let me take you a little bit advanced. Just imagine I told you that I'll be using this bilingual language. कल्पना करिए कि आपके एक समुद्र है, समुद्र में आपके एक यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि जिसका सेल मेम्ब्रेन है, जिसका न्यूक्लियस है, जिसके साइटोप्लाज्म है. तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल में एक आपको वर्ड मिलेगा सूडोपोड्स. सूडोपोड्स का मतलब होता है वो सेल जिसका एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर, जिसे मैं कहता हूँ ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सूडोपोड्स. एंड और इसमें देखिए, ये मान लीजिए कि एक समुद्र में जो है ये सूडोपोड्स हैं और कुछ दूरी पे न्यूट्रिएंट्स हैं. तो इसे सूडोपोड्स को जिंदा रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इस न्यूट्रिएंट्स के करीब जाना पड़ेगा. और जब भी हम किसी चीज के करीब जाते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द राग योगी भाषा में. और किसी चीज से दूर होते हैं, यानी जब उससे रिपल्सन की तरफ आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द्वेष. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सेल की दुनिया में भी देखिए, जब इवोल्यूशन हुआ होगा उस दौरान भी राग हुआ होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा, उस दौरान आपके रिपल्सन भी हुआ होगा और द्वेष भी हुआ होगा. तो द्वेष क्यों हुआ होगा? द्वेष इसलिए हुआ होगा कि या तो हमें किसी के भोजन बनने से, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे मर जाए, कोई हमें खा जाए, इसके लिए बचने के लिए यहाँ पे फिर जो है एक रिपल्सन क्रिएट करना पड़ता है. और इसके लिए जो है इस जो सूडोपोड्स होंगे, इनके अंदर कई तरह के फ्लैजेलास कहिए कि इनको फास्ट मूव करना, अगर फास्ट मूव नहीं करेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसे खा जाएगा. तो यहाँ पे जो योग की भाषा में करता हूँ, यहाँ पे राग और द्वेष दोनों चीज. तो कहने का मतलब यह है कि जैसे सेल में न्यूट्रिएंट को लेना है और किसी के न्यूट्रिएंट बनने से हमें बचना है, उसी तरह से योग में चीजों को लेना है और खराब चीजों को हमें बाहर निकाल देना है. और देखिए, जब मैं बात कह रहा था आप लोगों से कि मैं स्पाइन को लेकर फोकस किया हूं, मैं फुट को फोकस किया हूं, और इस स्पाइन में मैं आप लोगों को 416 से लेकर 360 मिलियन ईयर्स पीछे ले जा रहा हूं. और यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉसिल्स के माध्यम से आपको इस एवोल्यूशन की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे किस तरह से हमें ये वर्टिब्रा हमें मिला है, किस तरह से हमें ये पैर, जिसे मैं कहता हूँ, ये पैर हमें किस तरह से मिले, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ. और यहाँ पे मैं चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, जो क्या ये कहता है कि जो भी जीव जितना जल्दी आपका एडप्ट कर जाता है एनवायरनमेंट, वो उतना ही फिट रहता है, और उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है. और जिंदा रहने के लिए उसके अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करना पड़ेगा. अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो उसका वो वहां से खत्म हो जाएगा. तो मैं आप लोगों को 416 से 360 मिलियन ईयर्स की तरफ जब ले जाता हूँ, तो एक हमें फॉसिल मिलता है. उस फॉसिल को कहा जाता है यूस्टेनोपेट्रॉन कहा जाता है. ये फॉसिल हमें मिला हुआ है, और ये फॉसिल उस दौर का है जब समुद्र में जीव जो है मछली की तरफ थे, मतलब दैट वाज द एज ऑफ द फिशेस. उस समय ये दौर था. और उस दौरान आपको एक चीज मिलेगा कि एक तो ये जो आपका फिश है, इसका वर्टिब्रा एकदम स्ट्रेट है. जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूं तो मैं कहूँ कि एकदम वर्टिब्रा स्ट्रेट है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट तौर पे है. और दूसरी चीज क्या है कि ये जो आपके लोब्ड फिश है, लोब्ड का मतलब है कि इनका जो फिन्स है, जैसे ऊपर देखिए एक फिन्स जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, फिन रेस, ये फिन्स की जगह पे लोब्ड टाइप का है. तो ये लोब्ड है क्यों, ये क्वेश्चन यहाँ पे है. लोब्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो फिशेस होती हैं, ये समुद्र के नीचे की तरफ उनका मूवमेंट होता है, और फास्ट मूवमेंट करने के लिए इनके जो फिन्स के अंदर जो डेवलपमेंट आता है, ये इन पे आपके लोब टाइप का हो जाता है. तो ये वो दौर है. फिर देखिए, इसी में एक ट्रांजिशन होता है. जब एवोल्यूशन के क्रम में जब और नजदीक आते हैं हम लोग आज के टाइम पे, तो इस दौरान हम देखते हैं कि किस तरह से ये सार्कोपेट्री जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं टेट्रापॉड में, और ये फॉसिल जो है उसको टिक्टेलिक फॉसिल्स कहा जाता है. इसके अंदर ये जो इनका लोड फिन्स जो है, जो फिन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, किसमें, एक फोर्थ लिम्ब में, एक आपका हाइंड लिम्ब में यहाँ पे डेवलपमेंट, और थोड़ा सा यहाँ पे मजबूती मिल जाता है. एक और चेंजेस यहाँ पे आता है, वो चेंजेस होता है इनके वर्टिब्रा में. देखिए यहाँ पे इनका जो वर्टिब्रा है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जब ये टेट्रापॉड में आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कर्व शेप में मिल जाता है. और इस कर्व शेप के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ज्यादातर ये फिश जो पानी में है, पानी में जब आपका ये मूवमेंट है, मतलब ये सामने की तरफ जा रहे हैं, तब तो समझ में आ रहा है कि एरोडायनेमिकली
होने के कारण यहाँ पे इनको रेसिस कम मिलता है। लेकिन जरा कल्पना करिए कि ऊपर से अगर किसी तरह का मैकेनिकल लोड इनको अगर यहाँ पे पड़ता है तो डेफिनेटली इनका वर्टिब्रा क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन जब ये एम्फीबियंस पे जाते हैं, जब इनका ये मजबूत होने लगता है, तो यहाँ पे वर्टिब्रा जो है अपना शेप चेंज करने लगता है और ये कर्व फॉर्म में आता है। और आप देखे हैं, अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से अगर बात करूं कि अगर ऊपर से कोई मैकेनिकल लोड पड़ता है, अगर ये कर्व फॉर्म में होगा तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कुछ आपका लोड इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कुछ आपके दूसरे तरफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तो जब फिश से एम्फीबियंस में जब आपका ट्रांजिशन होता है तो उस दौरान ये हमारा जो इन जीवों का टेट्रोपॉड्स का जो वर्टिब्रा है ये आपका बिल्कुल कर्व फॉर्म में होता है। और इसी को यहाँ पे एक नाम मैं दे रहा हूँ, उसे प्राइमरी कर्व कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इनका ये जो लिम्स है, ये लिम्स यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसी में देखिए जब और 363 मिलियन ईयर्स के आसपास हम आते हैं तो जो डेवलपमेंट हमें होता है तो उस डेवलपमेंट में कुछ फॉसिल्स हमें मिलता है जिसको स्कोस्टेगा कहा जाता है, एकोन्स्टेगा कहा जाता है। इसमें जो चेंजेस ये आता है कि आपका जो ये लिम्स जिसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस, अल्ना, ये इस तरह के ह्यूमरस, ये बोन्स के देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और वो डेवलपमेंट इसलिए होता है कि एम्फीबियंस के बाद इनको जो वाटर एंड लैंड दोनों पे इनको मूवमेंट करना रहता है, तो ये डेवलपमेंट इसको यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ इस दौरान उनका जो जिसे हम लोग आज की डेट में हमारी 5 उंगलियां है, उस दौरान इनके 7 से 8 के लगभग उनकी जो डिजिट्स है, जो फिंगर्स जो है, ये फिंगर्स यहाँ पे इनके रहते हैं। और इसी तरह से जब 300 मिलियन ईयर्स के आसपास आते हैं तो वहां पे आप देखिए कि कैसे इनके वर्टिब्रा में एक प्राइमरी कर्व के साथ साथ थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कर्व आपको मिलने लगता है। और ये लगभग दौर वो होता है जब आपके जुरासिस जो आपके व्हाट इज कॉल्ड डायनासोर्स एज जिसे कहते हैं हम लोग, डायनासोर्स वाला एज, जो बिगर रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ये वो दौर आ जाता है। और यहाँ पे एक और खासियत हमें क्या मिलता है कि जहाँ पे स्टोपेगा में आपके पॉलीडिजिट्स हुआ करते थे, यहाँ पे 5 डिजिट यानी जो उंगलियां हैं ये आपके 5 के नंबर पे होने लगता है। और ये 5 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट करना आसान हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से देखिए ये थोड़ा सा मैं पीछे वाले स्लाइड को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको बताया हूँ कि किस तरह से अगर ये फिश का अगर स्ट्रेट वर्टिब्रा है, अगर मैकेनिकल लोड पड़े तो डेफिनेटली टूट सकता है। लेकिन अगर ये जैसे ही प्राइमरी कर्व में हम इसको रखते हैं और अगर मैकेनिकल लोड पड़ता है तो ये लोड का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब इसी में देखिए मैं वही जो एवोल्यूशन की बात मैं कर रहा था, इसमें अगर 250 मिलियन ईयर्स की तरफ जाएं तो एक और फॉसिल हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड थेराप्सिड कहा जाता है। इसके अंदर एक चेंजेस ये मिलता है कि एक तरफ प्राइमरी कर्व तो है ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सेकेंडरी कर्व यानी एक और कर्व यहाँ पे मिल रहा है। वो कर्व इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जिसे मैं कहता हूँ ये हेड है, इस हेड लोड को बियर भी करना है, इसको ऊपर की तरफ देखना भी है, यहाँ पे एक सेकेंडरी कर्व मिलने लगता है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चेंजेस ये आता है कि ये जो पैर है, मतलब जिसको फोरलिम और हाइंडलिम कह रहा हूँ, ये बॉडी के नजदीक यानी अंदर की तरफ आने लगता है। तो जैसे ही ये अंदर की तरफ आता है वैसे ये मूवमेंट ये हमारा क्या होता है, फास्ट होने लगता है। और जब आप 20 से लेकर 17 मिलियन ईयर्स की तरफ आप पहुंचते हैं तो एक और फॉसिल हमें मिलता है, इसको प्रोकंसल्स कहा जाता है। इसमें देखिए प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व दोनों मिलता है। और साथ में जो पैरों में जो डिजिट है इसमें एक इंप्रूवमेंट आता है, वो ये है, वो अंगूठा यानी जो ग्रास्पिंग पावर है। देखिए जैसे पेड़ के इस ब्रांचेस को जो है पकड़ने की क्षमता, ग्रैस्प करने की क्षमता यहाँ पे इनका बढ़ने लगता है। तो देखिए जो मैं आपको एवोल्यूशन की स्टोरी बता रहा हूँ, इस स्टोरी के तहत कैसे आपका प्राइमरी कर्व का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे आपका सेकेंडरी कर्व का डेवलपमेंट हो रहा है, और कैसे आपका ये फुट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसी तरह से देखिए अगर आज की डेट में मैमल्स को आप देखिए, अगर मैं बस बिल्ली वाला एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा था कि बिल्ली में देखिए एक प्राइमरी कर्व आपको मिलेगा और एक गर्दन पे यहाँ पे आपको सेकेंडरी कर्व आपको मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप ह्यूमंस को देखिए तो गर्दन पे एक आपका प्राइमरी कर्व, पीठ पे आपका एक सेकेंडरी कर्व, फिर आपके लंबर पे एक प्राइमरी कर्व, फिर आपके सैक्रल पे एक यहाँ पे सेकेंडरी कर्व हमें यहाँ पे मिलता है। और देखिए डिफरेंस कैसे है कि जब ये क्वाड्रीपेड रहते हैं तो क्वाड्रीपेड के दौरान सिर्फ जब एक प्राइमरी और एक आपका सेकेंडरी कर्व है, लेकिन जब हम मानव के तौर में कन्वर्ट होते हैं और खासतौर से 2 पैरों पे आते हैं, बाइपेड आते हैं, तो उस दौरान हमें एक आपका एक सेकेंडरी कर्व, फिर प्राइमरी कर्व, सेकेंडरी कर्व एंड प्राइमरी कर्व, मतलब 2 सेकेंडरी 2 प्राइमरी कर्व हमें यहाँ पे मिलने लगता है। और देखिए जब मानव की बात हम करते हैं तो हमें अपने इतिहास में देखना चाहिए, जब हम होमिनिस का मतलब जब होमोसेपियंस की तरफ पहुंचने लगते हैं हम लोग, तो 0 से लेकर 7 मिलियंस ऑफ ईयर्स के अगर तरफ देखा जाए तो बाइपेड यानी 2 पैर पे खड़े होने की जो कहानी हमें लगभग 7 मिलियन ईयर एगो से हमें मिलने लगता है। और इसके जो है
प्रमाण थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है। लेकिन एक आप देखिए 4.5 मिलियन ईयर्स के आसपास एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस होता है, एक इथोपिया में एक लूसी नाम का स्केलेटन मिलता है जिसके अंदर कंप्लीट स्केलेटन है, और ये प्रमाण वहां पे हमको मिलता है कि या ये जो है लगभग 4.5 मिलियन ईयर से जो 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 एवोल्यूशन में लोग क्वाड्रिपेड से बाइपेड यानी फुल फ्लेज बाइपेड पे स्टार्ट हो जाते हैं। और हम जब देखेंगे यहाँ पे कि आप देखिए कि 1 तक यानी 1 मिलियन ईयर्स एगो तक लगभग आपको होमो इरेक्टस या आपके देखिए होमो सेपियंस लगभग यहाँ तक आपके जो है 0.7 मिलियंस तक जो है बाइपेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखाना क्या चाह रहा था, फ्रेंड्स दिखाना ये चाह रहा था कि किस तरह से हमारा प्राइमरी कर्व, हमारा सेकेंडरी कर्व और साथ में हमारा जो है लिम्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। और आज जो हम 2 पैरों पे खड़े हैं, हम अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट किए हैं, ये हमें यहाँ पे मिलने लगता है। और देखिए अब जरा सा मैं आज के सिचुएशन में लेके आता हूँ कि आज जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस दौरान एक जो कर्व जो माँ के गर्भ में रहता है तो पहला कर्व जो रहता है दैट इज द प्राइमरी कर्व। लेकिन बच्चा जैसे ही वो अपने माँ के गर्भ से निकलता है दैट टाइम ही एक्सपीरियंस द फर्स्ट सेकेंडरी कर्व। तो यहाँ पे देखिए पहला सेकेंडरी कर्व वो एक्सपीरियंस करता है, और खासतौर से तब होता है जब नॉर्मल डिलीवरी की हम लोग बात करते हैं, नॉट फॉर द सिजेरियन। तो यहाँ पे पहला सेकेंडरी कर्व एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए बर्थ के समय ये क्या है, प्राइमरी कर्व। लेकिन जब 3 से 9 महीने का होता है तो वहां पे उसको सेकेंडरी कर्व का वहां मिलने बढ़ने लगता है। और जैसे वो 1 से 3 साल लगभग वो अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने लगता है तो वहां पे उसके प्राइमरी कर्व, सेकेंडरी कर्व, देन प्राइमरी कर्व, देन सेकेंडरी कर्व फॉर्मेशन लगता है। और 6 से 10 साल में ये प्राइमरी कर्व सेकेंडरी कर्व आपका टोटली जो है यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और योग की अगर मैं बात करूं, मैं क्योंकि योग से इसको जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि जब हम बाल आसन कराते हैं तो चाइल्ड पोज जिसे कहा जाता है, एट दैट टाइम वी आर हैविंग दिस प्राइमरी कर्व। तो कहते हैं कि प्राइमरी कर्व में आपको बैठना है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी कर्व। सेकेंडली इसको कहते हैं हम लोग कैट एंड काउ पोज कहा जाता है, इसको वेस्टर्न इसको कैट एंड काउ कहते हैं, लेकिन जो हम लोग इसको माजरी आसन कहते हैं जिसको कैट पोज कहा जाता है। तो इसमें देखिए एक प्राइमरी कर्व है और साथ में यहाँ पे एक हमारा सेकेंडरी कर्व है। तो यहाँ पे योग में भी आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व करने की बात कही जाती है। इसी तरह से अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो उसमें आप देखिए कि जब आप खड़े रहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप आपका रहता है प्रणाम आसन, इस दौरान आपका देखिए किस तरह से हमारे पास एक प्राइमरी सेकेंडरी कर्व, फिर थोरैक्स के पास प्राइमरी सेकेंडरी कर्व यहाँ पे ये दिस इज द सेकेंडरी कर्व एट द सर्वाइकल रीजन। अगेन थोरैक्स पे हमारा प्राइमरी कर्व, देन सेकेंडरी कर्व, अगेन द प्राइमरी कर्व। लेकिन जैसे ही आप सेकंड स्टेप में आप जाते हैं तो सेकंड स्टेप में आपका देखिए फोकस कहाँ पे रहता है, इस सेकेंडरी कर्व पे रहता है। लेकिन जैसे ही आप पाद हस्तासन करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे प्राइमरी कर्व आने लगता है। जैसे ही आप अश्व संचालन करते हैं तो आपका फोकस आप देखिए यहाँ पे सेकेंडरी। जो आप पर्वत आसन जब आप करते हैं तो आपका प्राइमरी होता है। फिर आपका अष्टांग नमस्कार आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका आपके सेकेंडरी कर्व में। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा था कि सूर्य नमस्कार के अंदर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी का दोनों का देखिए यहाँ पे तालमेल बनाया हुआ है। और जब आप ये करते हैं तो एक तरह से आपका स्पाइन को अगर मैं लूँ यहाँ पे, और स्पाइन कहिए वर्टिबल कॉलम कहिए, इस स्पाइन पे जो है आपका एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलना चालू हो जाता है। और लगभग देखिएगा आप किस तरह से फिर उसी तरह से रिवर्स पोजीशन पे आप जाके करने लगते हैं। ओके, तो अभी तक देखिए मैं लोगों के सामने जो स्टोरी बता रहा था उस स्टोरी के तहत मैं एवोल्यूशन को लेके आपके वर्टिब्रा और आपके फुट को लेके बताया हूँ। यहाँ पे फुट की चर्चा मैं आगे करूंगा। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको स्पाइन के माध्यम से आपकी जो बात कर रहा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। तो अब मैं अपने आपको बिल्कुल अपना कैमरा जो है आपके बिल्कुल स्पाइन पर लेके जा रहा हूँ और स्पाइन की स्टोरी को यहाँ से जोड़ रहा हूँ। हमारा एनाटॉमी पार्ट है, एनाटॉमी पार्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वो दिखा ये रहा हूँ कि जैसे एक शिप है, एक शिप का आपका एक मास्ट होता है जिसे ये पोल कहते हैं, पोल होता है। और ये पोल आपका इस नाव का एक तरह से बैलेंस का काम करता है, दिशा देने का काम करता है। वैसे ही हमारे बॉडी की इस एनाटॉमी में ये जो हमारा वर्टिबल कॉलम है ये क्या करता है, एक मास्ट का काम करता है। और देखिए कैसे ये स्कल के ठीक नीचे से आता है आपका और आके ये आपके पेल्विक गिडल पे अगर इसको जोड़ दिया जाए तो एक ट्रायंगल आपका बनता है और बिल्कुल एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है ये आपका ये जो वर्टिबल कॉलम है। और उसी तरह से अगर शोल्डर गिडल को आप ले लीजिए और एकदम बिल्कुल सैक्रल बोन पे आकर के बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। So now you can understand the beauty of this human body, that how it is giving this this balance and structure for this structure when we are just standing on a biped. एक और चीज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में लाऊंगा कि कुछ लोग होते हैं जो एक पैर पे खड़े होने के आदी होते हैं, लगभग एक पैर पे खड़े होने के बहुत शौकीन होते हैं।
जब आप एक पैर पे खड़े होते हैं तो उस दौरान आपका कर्व जो है वो लेटरल साइड में यानी साइड के तरफ आपका ये बेंड होने लगता है, ठीक है। तो ये जब साइड में आपका बेंडिंग होता है तो इसके कारण कई सारे आपके डिसऑर्डर्स भी हो सकता है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर दिस पोस्चर। तो यहाँ पे देखिए साइड पे कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, एक बैलेंस के तौर पे खड़ा होना चाहिए, दोनों पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उससे हमें इस वर्टिबल कॉलम पे, इस स्पाइन पे जो है हमें बहुत सहूलियत मिलता है। तो एक और चीज दिखाऊं यहाँ पे, देखिए ये हमारा जैसे स्पाइन है, ये लैटरल व्यू इसे मैं कहता हूँ। इस लैटरल व्यू में आप देखिए स्कल के ठीक नीचे यहाँ पे है, ये आपका जो है जो पहला हमारा बिल्कुल स्कल के नीचे है, और ये क्या करता है पूरा इस हेड रीजन का यहाँ पे हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है। और यहीं से आप देखिए इस सेकेंडरी कर्व के साथ जैसे हम इस प्राइमरी कर्व थोरैक्स के पास आते हैं, तो थोरैक्स में देखिए पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ चला जाता है। तो जाने के पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पे कई सारे ऑर्गन, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स यहाँ पे मौजूद है, प्लस इस रीजन पे आप देखिए तो हमारा ये स्टमक वगैरह है। तो ये क्या करता है, एक यहाँ पे स्पेस देता है और स्पेस के कारण ये हमारा पोस्टीरियर, यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में ये कर्व हमें मिल जाता है। फिर आप देखिए यहीं पे लंबर रीजन की अगर मैं बात करूं तो लंबर रीजन में आपका बिल्कुल जो है जैसे ये स्कल के ठीक नीचे आपका पार्ट है, यहाँ पे हमारा लंबर रीजन आ जाता है। तो ये लंबर रीजन क्या करता है, ये बिल्कुल टोटल बॉडी को यहाँ पे एक सपोर्ट का काम हमें करता है। लेकिन जरा कल्पना करिए अगर किसी का बहुत ज्यादा पीछे की तरफ आ जाए, पोस्टीरियर कर्व बन जाएगा, तो डेफिनेटली दैट प्रॉब्लम, हम उसको जानते हैं कि इसको काइफोसिस कहते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर दिस आवर बॉडी। इवन अगर कमर पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे कर्व बन जाएगा जिसको लंबर लोडोसिस कहा जाता है, अगेन दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी के साथ एक 3D डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए ये 3D डायग्राम मेरे पास है यहाँ पे, और इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए एक कर्व आपको यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा सा मैं इसको और कंट्रोल करके मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ, वन मोर थिंग। तो देखिए ये इस स्ट्रक्चर को देखिए यहाँ पे, अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि अगर ये साइड व्यू में अगर किया हूँ तो यहाँ पे एक आपका कर्व जैसा दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा था कि इस उसिपिटल रीजन्स के ठीक नीचे से ये कर्व हमें मिलता है। फिर यहीं पे ये देखिए थोड़ा सा पीछे की तरफ हमें पोस्टीरियर कर्व मिलता है। फिर इसी तरह से ये हमें लैटरल कर्व हमें यहाँ पे मिलना चालू होता है। अब देखिए एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस चीज को मैं जोड़ना चाह रहा था। मान लीजिए कि ये जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड द सर्वाइकल वन, और इस सर्वाइकल वन का मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ आपको दिखाता हूँ। इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं, और देखिए ये हमारा सर्वाइकल वन है, और सर्वाइकल वन के नीचे देखिए दिस इज कॉल्ड द वर्टिबल बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टिबल आर्क। और इस वर्टिकल बीच में देखिए कैनाल्स है, और यहाँ हमारा होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड्स के जो नर्व फाइबर्स है वो नर्व फाइबर्स यहाँ पे हमारा निकलता है। लेकिन एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे देखिए ये एरिया कितना कम है। जैसे ये एरिया आप देखिए, ये एरिया यहाँ पे देखिए कितना कम है, और जो हमारा स्कल है, जो स्कल जिस पे रेस्ट कर रहा है, वो एरिया हमारा यहाँ पे ये वाला है यहाँ पे। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट में मैं एक और आपको दिखा रहा हूं। लेट्स से मैं आपको ये सैक्रल रीजन पे लेके जा रहा हूं, इस लंबर रीजन पे, और लंबर रीजन का ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कि जहां पे सर्वाइकल वन पे आपका ये रीजन आपका पतला था, वहीं पे लंबर रीजन पे देखिए ये कितना आपका चौड़ा हो, यानी ये जो वर्टिबल बॉडी है मेरा, इस वर्टिबल एरिया का सरफेस एरिया कितना ज्यादा हो जा रहा है, और ये जो कैनल्स था, ये कैनल्स मेरा यहाँ पे कितना कम हो जा रहा है यहाँ पे। Now, this is one of the beauty of this body, और ये इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम अपराइट पोजीशन पे जाते हैं यानी सीधे तौर पे रहते हैं, तो जो सबसे ज्यादा जितना लोड है, सबसे पहला ये हमारा जो लंबर रीजन है, ये लंबर रीजन इस लोड को बियर करता है। तो जब हम कहते हैं कि आप सीधे खड़े रहिए, तो जब आप सीधे खड़े रहते हैं उस दौरान है हमारे इस लंबर रीजन पे पड़ता है, और जब आप सामने की तरफ बेंड करते हैं, जब आप मान लीजिए बैठते समय अपने बॉडी को सामने झुका लेते हैं, तो उस दौरान वो जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन पे आपका लोड पड़ता है। तो जरा कल्पना करिए कि अगर ये आपका जो एरिया, अगर जिसका सरफेस एरिया कम है और लोड ज्यादा पड़ेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमारा जो सरफेस एरिया ज्यादा है लंबर रीजन पे, इस पे हमें लोड मैक्सिमम मिलना चाहिए, राइट। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर। और इसके अंदर एक और खासियत है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि जैसे देखिए ये आपका वर्टिबल है, ये दो वर्टिब्रा के बीच में एक देखिए आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये स्पेस।
नाउ दिस इज द स्पेस वेयर वी हैव दिस इंटरवर्टिकल डिस्क हमारा होता है, और ये इंटरवर्टिकल डिस्क वैसे ही काम करता है जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। जब मान लीजिएगा किसी तरह का ऊपर से ऐसे प्रेशर आता है और नीचे से मान लीजिए कि चूंकि ग्राउंड है, तो ग्राउंड के होने के कारण भी एक ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के कारण एक प्रेशर पड़ता है, तो ये जो हमारा इंटरवर्टिकल डिस्क होता है, ये इंटरवर्टिकल डिस्क हमारा शॉक को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो इंटरवर्टिकल डिस्क होता है, ये आपके लगभग जो है 88% ये फ्लूइड इसके अंदर होता है, बाकी के जो 12% आपके प्रोटीन से बना रहता है। और इसका एक खासियत होता है, तो खासियत ये होता है कि ये फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ यहाँ पे दिखाऊं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा इंटरवर्टिकल डिस्क है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम का काम कर रहा है। तो जब भी हमें ऊपर से किसी तरह का लोड हमें यहाँ पे मिलता है, तो इसका जो फ्लूइड मीडियम है, ये फ्लूइड मीडियम इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वर्टिबल बॉडी में इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस कहा जाता है। ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही कारण है कि कई बार जब आप पूरे दिन खड़े रहते हैं, खड़े रहने के कारण कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका हाइट छोटा हो गया है। वो एक्चुअली छोटा नहीं होता है। जो ये आपका इंटरवर्टिकल डिस्क होता है, मैं और तस्वीर में आगे दिखाऊंगा, ये इंटरवर्टिकल डिस्क का जो फ्लूइड मीडियम है, ये आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण वो दब जाता है यहाँ पे। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप बिस्तर पे सो जाते हैं या अपने हाथ को ऊपर की तरफ आप खींचते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसस, मतलब ये इंटरवर्टिकल डिस्क का जो साइंटिफिक वर्ड है, न्यूक्लियस, वापस अपने फ्लूइड को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो यही कारण है कि कई बार जब हम लोग खूब अच्छी नींद लेके जब उठते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा हाइट बढ़ गया है। एक्चुअल में हाइट नहीं बढ़ता है। ये इंटरवर्टिकल डिस्क क्या करता है, अपने वाटर मीडियम को वापस रीअब्सॉर्ब यहाँ पे कर लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा पर्पस यहाँ पे ये दिखाने का यहाँ पे था आपको कि क्या स्टोरी है हमारा। ये स्टोरी में जो मैं वर्टिब्रा की बात में कह रहा था कि ये इंटरवर्टिकल डिस्क में जहां लंबर रीजन पे आपको सरफेस एरिया ज्यादा है, वहीं पे आपका सर्वाइकल रीजन पे सरफेस एरिया क्या है, हमारा कम है। तो इसीलिए जब हम कभी किसी को कहते हैं कि पद्मासन में आप बैठिए, तो जब पद्मासन में बैठने की बात करते हैं और खासतौर से कहते हैं कि सीधे बैठिए आप, सिट स्ट्रेट, और not only in a padmasan, whenever you are sitting, either you are sitting on a chair or sitting on the ground, even you are standing, we always recommend that you stand straight. So reason behind this standing straight is that most of the load should go to this lumbar 5, where this area is greater in comparison to this cervical one. See, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एरिया कितना कम है, लेकिन वही जब lumbar 5 में आते हैं तो यहाँ पे आपका जो सरफेस एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए हम कहते हैं कि सीधे खड़े होने के लिए। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, तो मैकेनिक्स में देखिए एक डेलस इंडेक्स कहा जाता है। जो लोग फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं वो इसको बेहतर जान पाएंगे कि एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस को कहते हैं R = n²+1। ये n क्या है? दिस n इज द कर्व। नाउ अब मान के चलिए कि अगर वर्टिब्रा हमारा स्ट्रेट होता, लेट्स से एकदम स्ट्रेट, तो इसका मतलब n हमारा 0, दैट मीन देयर इज नो कर्व, देन r का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक कर्व हमारे पास केवल होता तो r की वैल्यू 2 होता, अगर कर्व हमारा 2 होता तो r की वैल्यू 5 होता। और देखिए कुदरत ने जो हमें दिया है यहाँ पे कि ये जो कर्व है हमारा, ये 3 है, तो r का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे देखिए जो फोकस मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब हमारा कर्व हमारा बिल्कुल नहीं है, 0 है, उस दौरान r 1 है, लेकिन जब हमें कर्व 3 मिलता है तो r हमें यहाँ पे 10 यानी 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट है। तो आप इसको कर्व को थोड़ा समझा दूं मैं, आप देखे होंगे जब आपके मोटर व्हीकल में जो शॉक एब्जॉर्बिंग, जो शॉकर जिसे हम कहते हैं, एट दैट टाइम उसमें स्प्रिंग्स आपके बने रहते हैं। जितना आपका स्प्रिंग का एरिया ज्यादा होता है, उतना ही माना जाता है कि वो उतना ही शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो हमारा कर्व है, एक तरह से ये शॉक एब्जॉर्प्शन का हमारा काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए जो ये वर्टिब्रास है, ये इंटरवर्टिकल डिस्क है। ये इंटरवर्टिकल डिस्क हमारा क्या करता है, एक तरह से एक शॉक एब्जॉर्प्शन का हमारा काम करता है। और जब भी ऊपर से हमें और नीचे से जब हमें कोई प्रेशर पड़ता है, तो ये फ्लूइड मीडियम क्या करता है, इसमें वर्टिबल बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब उसको रेस्ट मिलता है तो उसमें ये वापस अपना वर्टिबल जो फ्लूइड मीडियम है इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए जब हम लोग आसन करते हैं तो आसन के दौरान हम ये रेकमेंड करते हैं गो फॉर शवासन। क्या देखिए, इवन कहा जाता है कि बिस्तर पर लेटते समय कहते हैं कि जस्ट लाई इन द सुपाइन पोजीशन, यू ट्राई टू स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड, stretch your leg. So whenever you are stretching your this arms and the legs,
at that time you are giving a proper space for this intervertical disc to reabsorb their fluid medium which has been lost because of this while you are standing. तो उसको एक यहाँ पे स्पेस मिलता है। तो इसी तरह से ये मैं दिखाना चाहता कि वर्टिबल बॉडीज के बहुत सारे पार्ट्स हैं। दिस इज वर्टिब्रा का, दिस इज द वर्टिबल बॉडी, दिस इज द वर्टिबल आर्क, दिस इज called the lamina, this is the lamina, these are called the pedicles। और डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो इसी लैमिना के पे कट करता है और कट करके वो फिर जो नर्व फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स पे ऑपरेट करता है। फिर मैं देखिए जो मैं जो श्लोक में लिया था स्थिर सुखम आसन की बात करता, तो इस स्थिरता हमें कहाँ मिलता है? स्थिरता हमें इस वर्टिबल बॉडी से मिल रहा है, स्थिरता हमें इस इंटरवर्टिकल डिस्क से हमें मिल रहा है क्योंकि ये रीअब्सॉर्ब कर रही है, हाइड्रोलिक सिस्टम का काम कर रहा है। और सुख कैसे मिल रहा है? सुख हमें डिफरेंट मूवमेंट से मिल रहा है। और मूवमेंट कैसे? जैसे कल्पना करिए कि एक दो फ्लैट सरफेस है, अगर ये सामने की तरफ मुड़ेगा तो ये पीछे वाला एरिया मेरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ये पीछे वाला बढ़ेगा तो ये पीछे वाला अगर मान लीजिए कि कम होगा, ये पीछे मुड़ जाएगा और ये यहाँ पे रोटेट। तो हम ये कह सकते हैं कि द ब्यूटी जो हमारे वर्टिब्रा का है दैट इज द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड दिस व्हाट यू कॉल दिस रोटेशन, एक्सियल रोटेशन। ये रोटेशन हमें यहाँ पे मिलता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं और साइंटिफिक मैं डेटा के साथ अगर बात को एस्टैब्लिश करूं, व्हेन यू आर डूइंग योगासन, और योगासन के दौरान आप देखे होंगे कि आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं जिसमें आप दंडासन में बैठ के हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए इसको टो को पकड़ते हैं। उस दौरान अगर आप देखिए तो आपके लंबर रीजन पे जो मैक्सिमम आपका जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री, उसके बाद आपके 45 डिग्री थोरैक्स के लिए और सर्वाइकल का आपका कितना का 40 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका फ्लेक्शन यानी एक लंबर रीजन का मैक्सिमम फ्लेक्शन हमें कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 60 डिग्री हमें मिल रहा है। और एक देखिए हम करते हैं उष्ट्रासन करते हैं, यानी देखिए ये इस तरह से बैठ के पीछे की तरफ हम जाते हैं, और जब पीछे की तरफ आप जाते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा आपका एंगल कहाँ पे मिल रहा है? सर्वाइकल रीजन पे मिल रहा है, 75 डिग्री के लगभग। सर्वाइकल का मतलब ये गर्दन वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जो थोरैक्स के पार्ट है, थोरैक्स के पार्ट आपका जो है कितना 25 डिग्री और आपके लंबर रीजन पे 35 डिग्री। तो फ्लेक्शन के समय 60 डिग्री मिल रहा है, लेकिन एक्सटेंशन के समय देखिए ये क्या हो रहा है? ये कम हो जा रहा है और ज्यादा हमें कहाँ मिल रहा है? सर्वाइकल रीजन पे। तो जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं, एट दैट टाइम द मैक्सिमम बेंडिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द लंबर रीजन, एंड व्हेन यू आर डूइंग द extension part that is the ustrasan, at that time you are getting a maximum degree at the cervical region। तो इस तरह से देखिए जो मैं प्राइमरी कर्व की बात कर रहा था, सेकेंडरी कर्व की बात कर रहा था, उस प्राइमरी कर्व के दौरान भी आपके सर्वाइकल रीजन की बात अगर मैं कहूँ, जो सेकेंडरी कर्व है वहाँ 40 डिग्री, वहाँ पे जो आपके 75 डिग्री इस तरह से हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन थॉरक्स जो प्राइमरी है वहाँ पे 45 एंड 25। तो आप एक चीज देखेंगे, जो सबसे ज्यादा जो चेंजेस जो आ रहा है वो हमारे सेकेंडरी कर्व पे आता है, वो 75। और यही कारण है कि एवोल्यूशन में जो फाइनल मूवमेंट्स करना है, जो हमें बचना है, जो हमें एवोल्यूशन के क्रम में जिंदा रहने के लिए ये सेकेंडरी कर्व का क्या रोल प्ले है। और आज जो है योगासन वगैरह करते हैं तो इसमें भी हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व दोनों की मजबूती की हम बात करते हैं। इसी तरह से जब आप खास तौर से जब अपने स्पाइन को देखिए, आप साइड में टर्न करते हैं, सर्वाइकल रीजन पे 35 डिग्री फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब ये एंगल कम होता है, और आपके साइड की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपके सर्वाइकल पे 35%, थोरैक्स पे 20%, लंबर पे 20%। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सर्वाइकल पे आपका जो है 35 डिग्री आपको मिलता है। और अगर एक्सेल रोटेशन की बात करूँ, एक्सेल रोटेशन का मतलब बिल्कुल टर्निंग वाली बात करते हैं, जब हम गर्दन को लेफ्ट एंड राइट ऐसे मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि अगेन सर्वाइकल रीजन पे। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि आखिर सर्वाइकल पे ही इतना बेनिफिट क्यों मिल रहा है? तो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जो हमारा सर्वाइकल पे जो सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2 है, वहां पे सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया कम होने के कारण वहां पे मूवमेंट बेहतर होता है। ठीक है, तो देखिए जो सुख की बात में कह रहा था कि स्थिरता हमें मिल रहा है वर्टिब्रा से, सुख हमें किससे मिल रहा है? सुख हमें इंटरवर्टिकल डिस्क से मिल रहा है। सुख हमें जो है ये मूवमेंट, चाहे मैं कहूँ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन, लैटरल रोटेशन, इससे हमें यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। और इसी के लिए जब हम आसन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आसन आपको मिलेगा ताड़ासन। ताड़ासन में हम क्या करते हैं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं और नीचे की तरफ एड़ियों को जमा के रखते हैं।
तो इससे क्या होता है, इसको कहा जाता है एक्सियल एक्सटेंशन, यानी ऊपर की तरफ, यानी पूरा इंटरवर्टिकल डिस्क में स्पेस हम देते हैं, जिसके कारण इंटरवर्टिकल डिस्क जो है अपना स्पेस बना सके, अपने फ्लूइड को वापस अपना रिगेन कर सके। और इसी तरह से जब हम शवासन करते हैं तो शवासन में भी हम डायरेक्ट लेटने की बात करते हैं, इससे अगेन वर्टिब्रा को रेस्ट देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप आसन करिए शवासन जरूर करिए, शवासन को इग्नोर ना करिए। और कई बार लोग देखता हूं मैं कि नॉट लोग, लेट मी से स्टूडेंट्स में ज्यादातर देखता हूं कि वो एंजॉय करते, उनको लगता है अरे बाबा बहुत वो जो है सोना है मुझे। शवासन सोने के लिए नहीं है, शवासन जो है आपका वर्टिब्रास को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ तक की कहानी में मैं जो आपको एवोल्यूशन की बात बताया, एवोल्यूशन के बाद आपको मैं वर्टिब्रास पे लेके गया, और वर्टिब्रास को लेके फिर आपको मूवमेंट्स के बारे में बताया, और फिर आपको जो आसन से किन आसन को करना चाहिए ये यहाँ पे बोला हूँ। अगला जो मेरा स्टेज है उस स्टेज पे मैं फुट पे केंद्रित कर रहा हूँ। और जब हम फुट की बात करते हैं तो देखिए एक हमें ये हड्डी है जिसे कि टिबिया हड्डी कहा जाता है, एक बगल में आपके फिब्यूला हड्डी होता है, और नेचर ने हमें 52 यानी दोनों पैरों को अगर मिला दीजिए तो आपके टोटल 52 हड्डियां हैं। अगर एक पैर में अगर मैं देखूं तो 26 हड्डियां हैं। और देखिए कितना शानदार शानदार हड्डी यहाँ पे दिया गया है। एक आपका कैल्केनियस जिसको हील बोन कहते हैं, एक आपका नेविकुलर हड्डी है, एक आपका क्यूनिफॉर्म हड्डी है। इसी तरह से अगर पीछे की तरफ देखेंगे लैटरल साइड में बाहर की तरफ तो वहाँ पे क्यूबॉइड हड्डी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड मेटाटार्सल 1, मेटाटार्सल 2 एंड दिस इज कॉल्ड द phalanges 1, phalanges 2। इस तरह से phalanges हमें मिले। तो एवोल्यूशन के दौरान जो मूवमेंट हमें करने के लिए, देखिए मैं पहले ही बोला या तो किसी को चेज करना या किसी से बचना है हमें जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये मल्टीपल हमें बोन्स अगर नहीं मिलेगा तो हम अपने बॉडी वेट को बियर नहीं कर सकते, हम अपनी मूवमेंट को नहीं कर सकते हैं। और इसी मूवमेंट के लिए ये मल्टीपल जॉइंट्स हमें मिलता है और कई तरह के हमें यहाँ पे मूवमेंट्स मिलता है। तो आप अगर देखिए करूं, क्योंकि ये एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि आपके कैल्केनियस हड्डी प्लस आपके टॉलस और इसी तरह से आपके नेविक्यूलर, क्यूबॉइड और ये क्यूनिफॉर्म हड्डी को अगर मिला दूं मैं तो ये मेरा टार्सस बोन इसको कहा जाता है। और इसके जो ये 1 2 3 आप देख, दिस इज कॉल्ड मेटाटार्सस टार्सस, और इसके आगे वाले फैलेंजेस। और इस फैलेंजेस की खासियत है, खासियत ये मिलेगा आपको, जो आपका टो है, जो बिगर टो हम जिसको कहते हैं, इसमें आपके 2 हड्डी मिलेगा, लेकिन बाकी सब में आप देखेंगे 3-3 हड्डी मिलेगा। जैसे 1 2 3 ये आपके प्रॉक्सिमल है, ये आपका डिस्टल है, तो ये आपका देखिए 3-3 करके मिलेगा। तो इस तरह से फुट को जो है टार्सस, और इसको जो है रेयर फुट भी कहा जाता है पीछे वाले को, इसको मिड फुट कहा जाता है, इसको 4 फुट कहा जाता है यहाँ पे, या कई बार आपको ये पूरे पोर्शन को मिला के 4 फुट कहा जाता है। तो मैं आपको एक फुट के स्ट्रक्चर के बारे में दिखा रहा हूँ। और देखिए व्हाट रीजन क्या है यहाँ पे बताने के लिए कि मैं फुट को केयर करने की बात बता रहा हूँ। और खास तौर से इस कोविड की अगर मैं बात करूं, इस कोविड के दौरान जो सबसे ज्यादा अगर कोई सफरर हमारा है तो वो हमारा फुट है। इसलिए कि पहले हम बाहर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक कर लिया करते थे, लेकिन जब कोविड हुआ घर में हम लॉक हो गए हैं और हमें मूवमेंट नहीं करने को मिल रहा है। और डेफिनेटली जब हमें किसी का मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ये जो जॉइंट्स के ऊपर जो मूवमेंट्स का जो फ्रीडम था वो फ्रीडम यहाँ पे कम कम होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब सोच रहा था कि किस चीज को मैं लूँ, शोल्डर भी है, हिप की भी बात है, तो मैं सोचा व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दिस फुट। और फुट में इसलिए मैं और बता दे रहा हूँ कि खासतौर से जब हम अपने फुटवेयर की चुनाव करते हैं, किस तरह का शूज हमें पहनना चाहिए, इसमें भी बहुत लापरवाही करते हैं, छोटे बच्चों के साथ बहुत लापरवाही करते हैं। आगे मैं और चर्चा करूंगा। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे था आपको फुट को बताने के लिए। इसी तरह से देखिए जब हम बात करते हैं जॉइंट्स की तो बहुत सारे जॉइंट्स है, सब टेलर जॉइंट, एंकल जॉइंट। क्योंकि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है, मैं बहुत साइंटिफिक नहीं जा रहा हूँ, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जॉइंट्स जो है पैरों में हमें एवोल्यूशन के क्रम में हमें मिला हुआ है। फिर देखिए इस जॉइंट्स के कारण हमें कई तरह के आर्क मिलता है। जैसे हम अपने पैर के अंदर यानी टुवर्ड्स द बिगर टो की अगर मैं बात करूं तो एक हमें आर्क मिलता है, दिस आर्क इज कॉल्ड द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क। अगर ये बाहर की तरफ आप देखा जाए तो ये हमें जो है लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क इसको कहा जाता है। और इस आर्क का बहुत रोल प्ले है। ये आर्क जो है जो हमारे टोटल बॉडी वेट है, इस बॉडी वेट के लोड को बियर करने में हमें मदद करता है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है यहाँ पे। तो देखिए ब्यूटी ऑफ दिस बॉडी क्या है हमारा, कि एक तरफ जहाँ पे इंटरवर्टिकल डिस्क हमें मिलता है शॉक एब्जॉर्प्शन का हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए, वहीं पे हमें एक स्प्रिंग लाइक आर्क भी मिलता है बॉडी वेट को बियर करने, क्योंकि एक नीचे से ग्राउंड रिएक्शन फोर्स रहता है, ऊपर से भी एक हमारे बॉडी का लोड रहता है, और इसको बियर करने के लिए कई तरह के आर्क हमें मिलते हैं। इसी तरह से एक और आर्क है जिसे कहा जाता है आपका ट्रांसवर्स आर्क कहा जाता है। ठीक है, अब इस आर्क को लेते हुए मैं थोड़ा सा 3D डायग्राम के माध्यम से आपको और दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
जस्ट अ मिनट। देखिए इसी में मैं फुट को और करीब से आपको ये देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा फुट का ये पार्ट है। दिस इज कॉल्ड द हील बोन, जैसे इसको हील बोन कहा जाता है। दिस इज द हील बोन एंड दिस ये बाहर की तरफ है, इसको क्यूबॉइड हड्डी कहा जाता है। और इसी में एक खास चीज जो है वो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये पैर का देखिए स्ट्रक्चर कि किस तरह से इस हील बोन के ऊपर एक आपका और हड्डी है। दिस इज द टॉलस, दिस इज कॉल्ड टॉलस। और ये बिल्कुल आपके जो ये हील बोन है, इसको साइंटिफिक टर्म में कैल्केनियस बोन कहा जाता है, इसके ऊपर बैठा रहता है। और इसकी खासियत क्या है, ये काम करता है आपके लोड डिस्ट्रीब्यूशन का। वो कैसे करता है वो मैं जरा दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लोड हमें, मान लीजिए टिबिया बोन से एक लोड हमें ऊपर ओवरऑल बॉडी का मिलता है, तो ये तुरंत जो टॉलस है, ये टॉलस 50% लोड हमें कैल्केनियस की तरफ या हील बोन की तरफ दे देता है। बाकी का 50% का ये डिस्ट्रीब्यूशन आगे की तरफ करता है। तो डेफिनेटली कि जब आपका पैर बिल्कुल बराबर आपके जमीन पे रहेगा तो उस समय हील को जो है 50% मिलेगा और 50 आपका जो है आगे की तरफ मिलेगा। और इस 50% का भी फर्दर डिवीजन होता है। और इस डिवीजन को थोड़ा सा एक मैथमेटिकल तौर पे मैं दिखा दूं। सपोज कि अगर किसी का वेट 60 केजी है लेट से, तो वी कैन से दैट कि राइट पैर को जो है 30 केजी और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट पैर को 30 केजी मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही जो एक पैर है यहाँ पे 15 केजी विल कम टू दिस हील बोन एंड अनदर 15 केजी विल गो टू दिस दिस 4 फुट। तो यहाँ पे 15 केजी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये आपका जो मीडियल साइड में जो अंगूठा होता है, जो बड़ा वाला जो अंदर की तरफ होता है, जो मोटा अंगूठा जिसको कहते हैं, यहाँ पे 2.5 यानी 5 केजी आपको मिलेगा अंगूठे के तरफ। और बाकी आपका जो है ये सेकेंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ एंड फिफ्थ में ये 2.5 केजी में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये जो हमारा जो लैटरल साइड में जो छोटी वाली उंगली है, ये वाला पार्ट को हमें मिलेगा कितना, 2.5 केजी मिलेगा। और उसी तरह से जो अंदर वाला है उसको जो है 5 केजी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि सपोज जो लोग हील पहनने के शौकीन होते हैं, खासतौर से जो बहनें हील पहनती हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपका ये ऊपर की तरफ हो जाए, लेट्स से ये बिल्कुल आपका इस तरह से पोर्शन आपका हो जाए और एंड यू आर वेयरिंग दिस हील। Now, what will happen the moment you are wearing a heel? At that time, 10% will be distributed to this calcaneus bone and 90% will be distributed to this fourth foot. तब उसमें क्या होगा कि लोड चूंकि सामने आने के कारण आपका फिर ये पैरों में किसी ना किसी तरह का आपका पेन स्टार्ट हो जाता है। ये आपके पेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में एवोल्यूशन में हमें क्या मिलता है, एवोल्यूशन में मिलता है कि हील को 50% मिलना चाहिए, लेकिन हील पहनने के कारण वो यहाँ पे 10% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसीलिए देखिए जब बात कहते हैं खड़े होने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि आप जो है बिल्कुल दोनों पैरों पे बराबर के तौर पे आप खड़े होइए। और देखिए खास तौर से जो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, आपको हम लोग कहते हैं कि अटेंशन एंड स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जब स्टैंडर्ड ईज की बात हम करते हैं तो उस समय आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट जो है दोनों पैरों पे बराबर की बात करते हैं। वो इसलिए कहते हैं ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड प्रॉपर हो यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि हमारे देखिए यहाँ पे ये जो पैर है, इस पैर में आप देखिए कि कई तरह के आपके यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स, ये रेड कलर में आपका ब्लड वेसल्स है। और ये जो टॉलस हड्डी है इसकी एक खासियत है कि कोई भी आपको यहाँ पे ब्लड वेसल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी मस्कुलर, अगर मैं एक थोड़ा सा ऐड करके दिखा दूं, जैसे ये देखिए ये मसल्स है, ये आपके कोई भी मसल यहाँ पे इनरवेट नहीं करता है। इनरवेट का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी मसल आके एग्जैक्टली आपके टॉलस हड्डी में नहीं जुड़ा है। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर टॉलस हड्डी को जब ब्लड वेसल नहीं मिल रहा है तो फिर ये न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन के लिए इसमें एक बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा, ये बहुत सारे लिगामेंट से घिरा रहता है और लिगामेंट्स का यहाँ पे इंसर्शन रहता है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं जो इस लिगामेंट के एक्रॉस में आता है, यहाँ से ये टॉलस हड्डी क्या करता है, अपने पोषक तत्व को लेता है। नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस टॉलस दैट directly it's not getting any nutrient, but it is giving a stability by providing by distributing this load to the calcaneus and to the heel bone। ये खासियत यहाँ पे टॉलस हड्डी का हो रहा है। और साथ ही साथ जब हम लोग हील शूज पहनते हैं, ऊपर वाला शूज पहनते हैं,
तो उस समय क्या होता है, इस टॉलस हड्डी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और उसके कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है. So what my purpose is here, my purpose is to make you aware of your foot, that if you are wearing improper shoe, if you are standing in an improper way, definitely there will be a disproportionate distribution load, and by that what will happen, there will be some sort of problem. This was the my idea for this foot. Again, let me move a little bit further. I know we are running very shortage of time, but I'll be finishing within 5 to 10 minutes. Now, another thing is that because of this different arc, there are certain problem, what is called as the flat foot. Flat foot की बात हम करते हैं जब ये arc बहुत कम होता है, लेकिन अगर किसी का नॉर्मल आपका रहता है तो उसको एक नॉर्मल फुट कहा जाता है. और कई लोगों को आप देखे होंगे उनके आर्क बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड हाई आर्क. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फुट किस तरह का है. तो इसके लिए आप अपने फुट के इम्प्रिंट ले सकते हैं. इम्प्रिंट के लिए जैसे पानी में आप भिगो दीजिए, या कोई इंक पैड, अगर बड़ा सा एक इंक पैड आप बनाएं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंक पैड बनाए हैं इस पे काम करने के लिए, तो इंक पैड अगर आप बना के रखेंगे तो अगर आपका लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो आप मान के चलिए कि आपका नॉर्मल फिट है. लेकिन अगर आपका यहाँ पे 4 फुट का आपका मिलता है और हील का यहाँ पे केवल आपका टच मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि यू आर हैविंग द हाई आर्कर. और इसका एक डिसऑर्डर है जिसे क्लब फुट कहा जाता है, यानी जिसके क्लब फुट यानी पैर पास में आ जाता है, मतलब ये आपके 4 फुट आपके हील ये दोनों करीब में आ जाता है, इसके कारण हाई आर्क होता है, दिस इज कॉल्ड क्लब फुट. सिमिलरली अगर किसी का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है तो समझ लीजिए कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लैट फुट. और एक और बात बता दूं आपको कि फ्लैट फुट होना कोई मैं रोग नहीं करता हूँ, इट इज अ डिसऑर्डर और उसके बहुत सारे कारण होते हैं. और किसी को अगर फ्लैट फुट हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बस ड्रॉबैक ये रहता है कि इसके जो शॉक एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, ये एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉपर नहीं होता है. इसी तरह से अगर मैं किंकेट की बात करूं, एक और आपका ये डिसऑर्डर है, लगभग ये भी आपके इम्प्रिंट में बराबर आ जाता है, ये भी एक तरह से आपके शॉक एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है. तो अब देखिए थोड़ा सा मैं, चूंकि वर्टिब्रा की मैं बात किया हूं, तो वर्टिब्रा में जब मैं बात कर रहा था आपको कि वर्टिब्रा की इस फुट का वर्टिब्रा पे भी क्या असर पड़ता है, वो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ. कि जब आप नॉर्मल वेट दोनों पैरों पे बैलेंस करके खड़े होते हैं, तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि 50% लोड आपके हील पे जाता है, 50% आपके 4 फुट पे जाता है. लेकिन जैसे ही आप एक हील पहनते हैं तो हील पहनने के कारण 10% आपका जो है इस एडी की तरफ जाता है और बाकी 90% आपके 4 फुट की तरफ जाता है. तो डेफिनेटली समझिए जब लोड ज्यादा होगा तो उसमें आपका पेन भी स्टार्ट हो जाएगा. एक और ड्रॉबैक है, वो आपके इस वर्टिबल कॉलम के साथ में जोड़ता हूँ कि जब आप अपना हील नहीं पहनते हैं तो उस समय आपकी बॉडी ग्राउंड की तुलना में बिल्कुल आपके 90 डिग्री में आपका यहाँ बना रहता है. लेकिन जैसे आप हील पहनते हैं तो आपका बॉडी सामने की तरफ जाने लगता है. और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको जो सबसे पहला जो जहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो आपका ये लंबर रीजन, यानी जो आपका ये सेकेंडरी कर्व है, इस सेकेंडरी कर्व में आपको एडजस्ट करना पड़ता है. और साथ ही साथ आपके ये नीज में. तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जो बहनें हाई हील पहनती हैं, बहुत संभावना, और रेगुलर पहनती है, मैं एक आध ओकेजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत रेगुलर जब वो पहनती हैं तो संभावना है उनको कि यहाँ पे उनको लोडोसिस का जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे हो सकता है, उनको नी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बॉडी का उनकी अलाइनमेंट जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है. इवन उनको एंकल की जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे उनको हो सकता है. तो एक ये दिखा रहा था मैं. साथ ही साथ एक और चीज मैं बता रहा था यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, स्ट्रक्चर के ऊपर मैं फोकस करूंगा कि कोई व्यक्ति अगर 1 इंच अगर हील पहनता है तो उसका जो है 22% मतलब चांसेस है कि उसका प्रेशर बढ़ेगा. देखिए और कारण क्या है कि अगर आपका पैर बड़ा होता है तो देखिए सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन जब आप हील पहनते तो हील के नीचे देखिए कि सरफेस एरिया कितना आपका यहाँ पे कम मिलता है. तो अगर आप 1 इंच है तो आपका प्रेशर जो है आपका प्रेशर आपका कम रहता है, 22% रहता है. अगर 2 इंच का हील पहनते तो 57, और 3 इंच का जो पहनेंगे तो 76%. लेकिन जैसे जैसे इंच, और कुछ लोग होते हैं कि 8 इंच तक भी पहनने के शौकीन होते हैं, तो वहाँ पे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा और डेफिनेटली आपके ये स्पाइन में कहूँ, स्पाइन पे असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं नर्व फाइबर दबेगा, उसके कारण आपके पैरों में या बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकता है. तो यहाँ पे ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था, इसको मैं थोड़ा स्किप करूंगा. यहाँ पे देखिए मैं बताना चाह रहा था कि जो मैं श्लोक की बात कह रहा था कि स्थिर सुखम आसन की बात कर रहा था, तो स्थिरता अब आपको समझ में आ गया कि फुट के स्ट्रक्चर समय मिल रहा है. और जब मैं सुख की बात कर रहा हूँ, वो सुख मेरे कई तरह का मूवमेंट्स हैं, जैसे डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन का आपका मूवमेंट है, एबडक्शन है, एडक्शन है. एबडक्शन का मतलब आपके पैरों को जब आप अंदर की तरफ ले जाते हैं, एडक्शन कहा जाता है. जब आप बाहर की तरफ ले जाते हैं तो एडक्शन कहा जाता है.
उसी तरह से इन्वर्सन रिवर्सन है, मतलब जब आप पैर अंदर की तरफ ले जाते हैं तो इन्वर्सन कहा जाता है, उसमें कर्व फॉर्मेशन हो जाता है। जब बाहर ले जाते हैं तो उसको इवर्सन कहा जाता है। उसी तरह से पैरों में आपके मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन होता है। जब आपका, और इसको समझाने के लिए जो है सुपिनेशन प्रोनेशन हाथों के एक्शंस के आधार पर मैं बताया हूं मैं, कि जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपके पैरों को आप ऊपर की तरफ जब ले जाते हैं, दैट टाइम दैट पोजीशन कॉल्ड सुपिनेशन, और टेक्निकल भाषा में करिए दैट इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन, इसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सुख में आपके कई तरह के मूवमेंट्स मिलते हैं। फिर एक और चीज मैं व्यूअर्स और पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि जब आप प्रॉपरली खड़े रहते हैं, खड़े रहने के दौरान आपका एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिलता है, जो ये देखिए हील बोन के साथ आपको एक अलाइनमेंट स्टेट मिलता है। और लेकिन जब आप वॉकिंग के समय जैसे आपका हील ग्राउंड को टच करता है तो एक इंटरनल अंदर की तरफ आपका एक प्रेशर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन। ठीक है, और वो इसलिए होता है क्योंकि शॉक को एब्जॉर्ब करना है। और द मोमेंट आप जो है टेक ऑफ लेते हैं, अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो उस समय एक सुपिनेशन होता है, मतलब बाहरी लैटरल साइड में, लैटरल साइड में आपका होता है। ओके, लैटरल साइड में। तो एनीवे व्हाट माय पर्पस इज हियर, that is we should avoid this pronation, over pronation and supination. Anyway, I've got a message that I have to finish very soon, so let me take you to the final point. Final point is that in whenever you are doing any asan, in that asan we have different type of asan, that is padanguli naman, gulf naman, we have gul chakra, we have, and then when we are doing the surya namaskar. Now let me conclude this, the final point, that is when we are doing surya namaskar, at that time we have primary curve and the secondary curve, and we have this movement of this foot, that is the dorsiflexion and the plantar flexion. We have the strengthening of this foot also. So anyway, Preeti madam, thank you so much. I have got a message from you that I have to end up my. So lastly, what I'm concluding, that we have to keep focus in our mind. We have to keep thinking about this vertebra, and we have to keep thinking about this foot also. We have to take care of our foot also. So thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable talk, sir, for about the vertebral column, spinal cord, and that foot and the placement of the foot. And here I'm seeing there are many ladies, and maybe they get benefit for this. About उनको ये टॉपिक सुन करके मतलब मेरे को लगता है कि उनको काफी बेनिफिट होगा, और वो काफी हद तक अपने आप को इस चीज से बचाने की कोशिश करेंगे कि हम हील्स से दूर रहे हैं। तो सर मैं कविता मैम के सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड रखूंगी, so there are lots of question for you, sir. Sure. So stay with that with us, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Now for the technical disturbance की वजह से मैम कविता वर्मा disconnect हो गई थी. Now she is again with us, and मैम कविता वर्मा is a assistant director and in BHU. And ma'am, please, मैं introduction already आपका एक बार दे चुकी हूँ. So now I request you to please start your talk. Thank you, Preeti. Thank you so much giving me this opportunity. And there was a heavy rain at that time, and sorry I was disconnected due to the technical problem. So we directly move to our slide. Really? I hope I am audible and visible properly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Thank you. So come on, let's start our topic here from today's. Today, I have chosen a topic on aqua yoga and weight control. Actually, this aqua yoga, why I am presenting this topic today, this aqua yoga and weight control. My dear, all the participants, I want just let you know this aqua yoga, this practice which we are doing from our ancestor time and our very early period, we are using this yoga in the period. But now, is there any problem, ma'am Preeti? No, ma'am. No, ma'am. So this practice has been using from our so very long period of time, but we have forgotten this aqua and yoga practices. So I want to just make aware of all to all my participants, to all my viewer, my dear friends. This practice has been doing from our ancestor, and we should have to now bring it. Now it's in present time, present scenario. So now let's move in the aqua yoga world.
See, our earth has existence million years of ago, and the I'm taking off these slides very fastly because I know there is a short of time. So see, from our development of human being, we can see from monkey to Homo sapiens, and Homo sapien you can see that the complete man is there in the present modern world, high tech world. It is there. And after the changing of life cycle, you can see the evolution period and to survival of this fittest, we had adopted so many technologies, so many researches, so many scientific way, and we had lost so many things which we have, which is harming to us to now also. In this slide, now you can see my first picture there. You can see a happy family is there with the parents, their kids, they are enjoying in the outside, and they are doing their whatever they want to do in everywhere. In my second picture, you can see there the peoples are so actually the mean is the social animal. It is notable in the sociology. We can't stay in home only. We can't be stagnated at one point. We want to meet someone. We want to share our view. We want to talk with each other. So in my second picture, you can see there are the peoples, those who are enjoying, they are making parties, they are making celebration. But all of a sudden, now I just come to the my pandemic era. Here, now the COVID-19 has been hit this world in the month of December from the China. So our life has totally changed, and we have never imagined of this thing, and nobody has imagined कि this can be happen even in our lifestyle. Okay, we all know कि we are changing our life and we are harming the environment, and we are also getting the replication of both the things. But we never ever imagined or dreamed about this thing कि coronavirus will hit like in such a way. And this coronavirus struck our life in our whole rooms, and so we should have to we stay in our home in that time. And that, what dear my friends, what it has been done, it has created so many problems in so everybody in this universe, every human being's life. We are suffering a lot, and this is creating a stress. You can see a female is putting the hand on his head, and it's really created a stress. There was the stress of economy, of survival, of how to engage our kids, our children, our elderly people. And even though those who are working, lady or male, they are suffer a lot. Why it is so? Because now in the last picture you can see there is a burden of life survival. You can see there the female, she is cooking also, she is operating the laptop also. It means she is continuing with all the work. So somehow it is affecting our whole body everywhere. Here, I'm just showing you the coronavirus has said our life to be stay at home and be safe, because there is no vaccination still, and nothing is, and only prevention is to be from the coronavirus. Now you can see here the children are playing balls and skipping, and they now at this time no outdoor activity is allowed, and you should have to be stay at home. In this period, I just want to let you know, like developed country and developing country. Developing countries are starving. Some of the like Brazil countries where the financial economic condition is very low, their people are struggling for their survival from their bread and butter. But country like US, UK, London, where there the people are having enough money, they can survive. But the thing, what happened? They are staying their home, they are not getting sufficient fresh nutrition, fresh vegetable, fresh food. So from where they have attracted, now you can see here that they are eating the processed food. They are contaminated processed with the food which have more sugar, fat or edible oils are there. They started taking so much of processed food, and taking so much of processed food, and less activities are there. Children are not going, not only the children, nobody is going outside, and they are just okay doing their some work in home and their balcony or their back courtyard. But that's not sufficient, because life has just totally changed before the coronavirus. So my dear friends, I want to tell you that time obesity, the people have increased their weight
during pandemic, and this during pandemic World Health Organization has alarmed us कि ये जो ओबेसिटी है, ये ओबेसिटी या वेट कंट्रोल आप जो कर रहे हैं पेंडेमिक टाइम में, ये आपको कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ाएगा. Here some of the data is there. 340 million children and adolescents aged 5 to 19 years were overweight in 2016. And now just you see the figure in 2019, you can see 38 million children जो है overweight हो गए हैं. So see the condition कि हमारे वर्ल्ड में obesity how it is making burden on us. Obesity भी एक तरह से महामारी का रूप लेती जा रही है. On 11th March 20, WHO has declared a novel coronavirus as a pandemic. उसके बाद CDS जो हमारी है, CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने उन्हें एक अलर्ट, एक लिस्ट जारी करी, एक लिस्ट बताई कि द पर्सन दो शुड हैव टू बी अवेयर, शुड हैव टू टेक प्रिकॉशन फ्रॉम द कोविड-19 एंड दे पुट द ओबेसिटी इन दैट कैटेगरी. तो आप इमेजिन करिए कि ओबेसिटी होना और उसका वेट गेन करना और धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ जाना कितना रिस्की है. नाउ इट इज इन हाई रिस्क फॉर कोविड-19. क्यों हो गया हाई रिस्क कोविड-19? बिकॉज those who are obese, अब you will see जो थोड़े से मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो एक या दो सीढ़ी चढ़ने में, एक या दो स्टेप करने में, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने में they start breathing, उनका ब्रीदिंग अप एंड डाउन हो जाता है, उनकी लंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है और वो बहुत कम समय पे ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं. तो दैट में अफेक्ट देयर हेल्थ और इसके कारण उनको acute respiratory distress syndromes हो जाता है, जो कि very prompt, this is very prompt to catch the COVID-19 coronavirus. Coronavirus that is our second option, और जिसमें कि आपकी लंग्स में आपको सांस लेने की ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है. तो ओबेसिटी, ओबीस जो पर्सन है उनको ये सिंड्रोम्स कैच करता है. इसके साथ साथ जो जिनका वेट ज्यादा होता है, जो ओबीज होते हैं, दे आर हैविंग मल्टीपल टाइप ऑफ डिसीजेस, मल्टीपल टाइप ऑफ हेल्थ कंडीशंस आर देयर, लाइक they have the diabetes, they have the high blood pressures और hormonal disorders they may catch. मैं कुछ आपको यहाँ पर रिसेंट रिसर्च बता रही हूँ जो कि मैंने 10 जून का एक BMJ में आर्टिकल में देखा था कि तो ओबेसिटी के लिए अभी जो रिसेंट में एक स्टडी करी गई है यूके में, उसमें ये पाया गया है कि उसमें पार्टिसिपेंट थे 4,28,225 पार्टिसिपेंट वर देयर, जिसमें से कि 340 थे जो कंफर्म केसेस थे. अब उन कंफर्म केसेस में यदि आप परसेंटेज देखें तो ओवरवेट जो थे 44% एंड ओबीज वर 34%. सो मतलब ऑलमोस्ट जो ओवरवेट वाले हैं वो 50% के रेशियो में पहुंच रहे हैं जो जिनको कि कोरोना वायरस हो गया है. तो अब आपको ये जो मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम यू शुड हैव टू बी मेंटेन योर वेट, यू शुड हैव टू लुक फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी. सेम ऐसे ही न्यूयॉर्क में एक स्टडी हुई थी अभी रिसेंटली, और उनने भी ये 10 जून का एक आर्टिकल है, उसमें रिसर्च पब्लिकेशन है जिसमें बताया कि जिसकी BMI 40 के अराउंड है उनको, या 34 से 34 के बीच में है, उनको ज्यादा कोरोना वायरस पाया गया उनमें. Now here I am showing you again the cause and consequences of the obesity. वैसे तो हम सबको सभी जितने मेरे व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स है, we all know कि हमारा वेट गेन कैसे होता है, बताने की जरूरत नहीं है, बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि when there is too much of eating के भी दो कारण हो सकते हैं. एक्चुअली ओबेसिटी जो होती है इसकी प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है कि मैं खासकर बताऊंगी स्पेशली इन केस ऑफ विमेन जब क्या होता है डिप्रेशन में आती हैं, स्ट्रेस में आती हैं, तो उनका टेम्पटेशन होती है, चलो थोड़ा सा नमकीन खा लेते हैं, लेट मी हैव समथिंग, सम स्नैक समथिंग. और व्हेन द फीमेल इज कुकिंग इन देयर किचन, तो चलो लेट ट्राई समथिंग, तो बनाते बनाते भी टेस्ट करते जा रहा है. तो वो क्या है कि हमारा हार्मोन कॉर्टिसोल जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सिक्रीज होता है एंड इट गिव्स अस नेगेटिव फीडबैक. एंड दैट नेगेटिव फीडबैक्स व्हाट इट डज, वो हमको एक सेंसेशन देता है कि आवर पेट इज एम्प्टी एंड वी शुड हैव टू ईट समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग. एंड दिस एक्स्ट्रा ईटिंग, हमारी एनर्जी तो कंज्यूम नहीं हो रही है, दिस एक्स्ट्रा ईटिंग गिव अस द
weight put on. कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, आप देखा होगा अपने परिवार में, अपने कलीग्स में, सम आर like their parents, their grandparents and their ancestors, they are the very habit people. Medication, या कुछ लोग को जाने अनजाने या कुछ लोग को जानबूझ के like steroids. Some type of diseases are there, like immune diseases are there, skin diseases are there, where we should have to go for the steroid, and this steroid affect our biological process inside the body, और ये आपका वेट को गेन करवाता है. स्ट्रेस मैंने आपको बताया है. हार्मोनल डिसबैलेंस, यस, हार्मोनल डिसबैलेंस कब होता है? स्पेशली मैं फीमेल और मैं गर्ल्स को क्यों उसमें प्रोजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में इतने सारे स्टेजेस आते हैं. गर्ल हुए, देन वी गॉट मैरिड, एंड ड्यूरिंग आवर menstruation cycle, during our pregnancy period, there are lots of hormonal disbalance are there, and this disbalance, what it causes, like thyroid के आपके दो प्रकार की थायराइड्स हैं, and where you are reducing your weight or you are increasing your weight. जब आपका थायराइडिज्म को जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि आपके यहाँ नेक के पास जो ग्लैंड होती है उससे हो रहा है, तो वो भी आपको वेट गेन कराता है. और तब and this one you can see the improper sleep. ये जब से पेंडेमिक टाइम हुआ है, और नाउ वी वर डिस्कसिंग नॉर्मली, और मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि मैम देखिए आपका स्विमिंग पूल बंद है और हमारे बच्चे अब इतना परेशान कर रहे हैं. ऑब्वियसली, because life has totally changed. We were engaged everywhere. The children were going to school. We were going to office, and everyone engaged somewhere somehow. Now we are just doing our all the things at our home. तो इसने आपकी लाइफ को एक स्ट्रेस ला दिया है, एक इनस्टेबिलिटी ला दी है कि अब हमारा आगे क्या होगा. ये जो अनसर्टेनिटी वाली थिंग्स होती हैं, ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है. एंड व्हेन योर स्लीप इज डिस्टर्ब, क्या होगा तब आपको बहुत सारे डिसऑर्डर, आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, एंड दैट में आल्सो गोज फॉर द ओबेसिटी. एंड दोज हु आर द ओबेस, दे मे हैव the heart disease, their diabetes, kidney problem, fatty liver, high blood pressure and cancer. So that was the cause. Now how we can measure the obesity? Dear friends, there are so many measure. मतलब आप कैसे जज करेंगे किसी को देख के कि ये ओबेस है या इसका वेट ज्यादा हो गया है? So there are so many methods are there. I am taking first one, BMI, body mass index. This is the very common method जो हम normally use करते हैं. You can go for your weight in kilograms and height in meter square and divide them, and you will get your BMI. BMI के लिए मैं बाद में बताऊंगी, next slide के चार्ट में है कि how to measure the BMI. Waist circumference, ये सबसे easy method है. 14 इंची टेप हर किसी के घर में होता है. आप अपनी वेस्ट पे रख के you just take the in inches or meter, see कि आपका कितना आपने वेट पुट ऑन करते जा रहे हैं. स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन फोल्ड कैलिपर होते हैं, उसके द्वारा हम डिफरेंट बॉडी की जो साइड्स होती हैं उसमें हम वी जस्ट लिफ्ट अवर स्किन को लिफ्ट करके हम देखते हैं कितना हमारा एडिपोज टिश्यूज का उसमें एक्युमुलेशंस हुआ है. नाउ देन आफ्टर अंडर वाटर वेइंग डेंसिटोमीटर, ये क्या होता है? इसमें बॉडी का हम वेट लेते हैं जब आप पानी के ऊपर हो या जब पानी के आप अंदर आते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच वी ऑब्जर्व, वी टेक द हाउ मच वेट यू आर गेनिंग. See now in this side, body mass index. In this body mass index, as you already know, जिसका body mass index 18.5 से below है, they are underweight. जिसका 18.5 से 24.9 है, they are healthy person. एंड ओवरवेट किसको कहां से, अब कहां से हमारा ओवरवेट होना शुरू हो गया? 25 to 30, एंड फ्रॉम हियर वी आर गेनिंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ओबेसिटी. एंड अभी जो रिसेंटली 2000 के बाद ये जो है 1990 और 2000 के आसपास सुपर ओबेसिटी भी लाया गया है, जिसमें 45 to 50 BMI के पर्सन्स पाए गए हैं. अब इस ओबेसिटी को मैनेज कैसे करें? See, there are so many ways and methods, so many things by which we can manage the obesity. सबसे बढ़िया चीज है आप अपनी एनर्जी की बैलेंस बनाएं. लाइक जितना आप खाना खा रहे हैं, जितनी आपने एनर्जी, जितना कैलोरीज आपने कंज्यूम किया है, उतना ही यदि आप यूटिलाइज करते जाएंगे, सो यू विल बी मेक अ बैलेंस. और जहां लाइफ में बैलेंस रहता है, डियर, we all may be happy everywhere. तो हमको हर जगह हर कहीं अपना बैलेंस बना के चलना है.
इस बैलेंस के बनाने के साथ साथ यदि अब ठीक है हम अपना खाना तो पूरा नहीं छोड़ सकते हैं, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मील्स इन अ डे, उस डे में यदि हम थोड़ी अपनी ऑब्जर्व डाइट करने के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज इंक्लूड कर लें, सो हम अपना एक वेट को मेंटेन कर सकते हैं, हम ओबेसिटी की तरफ नहीं जा सकते हैं, वी कैन गेट अ वेरी गुड एंड ग्रेटर रिजल्ट। अब तक मैंने आपको बताया कि हम ओबेसिटी कैसे गेन कर रहे हैं, कैसे वेट हम गेन कर रहे हैं, और प्रेजेंट इरा में जैसे कि इस सेमिनार का जो एक टॉपिक ही है कि भाई योगा और आप अपनी लाइफ को कैसे रिबूट कर रहे हैं, आप कैसे अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अब बहुत हम आउटडोर एक्टिविटीज तो इस टाइम भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अनलॉकिंग हो गया है, बट स्टिल वी आर टेकिंग द प्रिकॉशन। इन दिस प्रिकॉशन आई थिंक yoga is the best solution to do for your total well-being। देखिए योगा भी दो प्रकार का होता है, आपके एक स्ट्रेंथनिंग के लिए है और आपके वेलबींग के लिए है। यदि आप वेलबींग के लिए कर रहे हैं योगा का, तो दिस इज द बेस्ट वे वेयर you are utilizing your physical energy, you are growing up your mental, you are getting the mental peace, spirituality and everything। अभी तक के बहुत सारे सेमिनार्स हो चुके हैं, आप सबने योगा के बारे में मेरे ख्याल से सभी ने बहुत कुछ जान चुका है। कम ऑन लेट्स टॉक अबाउट द एक्वा योगा। एक्वा योगा का जो कंसेप्ट है अब वो कैसे आया, वो आपको मैं फिर से वही 3 बिलियन ईयर एगो लेके जाऊंगी, जहां हमारी अर्थ, आवर यूनिवर्स केम टू द एग्जिस्टेंस। When our earth came to the existence, there are so many theories given by the very renowned scholars or persons। They said कि हमारा जो जीवन की उत्पत्ति है, अर्थ केम फ्रॉम द लाइफ फ्रॉम द डीप सी वाटर, और मे बी इन द चिली सीज, और मे बी इन द मड्स में आपके कुछ केमिकल रिएक्शन हुए हैं, मीथेन मिला है, कार्बन, ऑक्सीजन, और उनके केमिकल रिएक्शन होने के बाद सिंगल सेल अमीबा बना है। डॉक्टर विनायक हैज precisely described on this thing कि how we came from the universe to the earth। It started with or somehow some says it started with an electric spark से भी हुआ है कि इलेक्ट्रिक थ्योरी है, जिसमें मैं इसको कम समय के कारण नहीं अभी बताऊंगी। Let's come to the our birth, being a human being, we are coming from our mother womb। mother womb में भी हम कहाँ पर थे, we are in the फ्लूड। ये जो फ्लूड है दैट इज एम्बॉयडिक फ्लूड, हम भी किसी मीडियम है। मैं आपको यहाँ मेरा आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाह रही हूँ कि वी वर इन अ फ्लूड, एक फ्लूड के माध्यम से ही हम बाहर आए हैं। और आपने आजकल वो कंसेप्ट सुना होगा ना, वाटर बेबी का, वाटर बोर्न बेबी। रियली इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। देखिए बेबी ऑलरेडी एक फ्लूड में है और वो पानी के माध्यम में यदि आ रहा है तो उसको कितना कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट फॉर बोथ, फॉर मदर एंड फॉर द न्यू बोर्न बेबी ऑल्सो। फिर हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं एंड वी बिकम एडल्ट्स। मैं आपको यहाँ पर पानी की इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ कि जस्ट सी इन एडल्ट बॉडी वी आर हैविंग 60% ऑफ वाटर। हमारे जब न्यूबॉर्न हो रहा है, न्यूबॉर्न में पानी का परसेंटेज ज्यादा होता है, उसमें 80% होता है, और धीरे धीरे उसका डिटोरिएशन हो जाता है जब हम एल्डरली होते हैं, एंड इट रीच टू 50 to 55%। सी तो पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम फास्टिंग करते हैं, हम सभी सारे रिलीजन्स में वी गो फॉर द फास्टिंग, हम अपना खाना छोड़ देते हैं, बट पानी छोड़ना बहुत मुश्किल है। विदाउट वाटर हमारी बहुत सारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड दिस इज द फ्लूइड, वी सप्लाई द एनर्जी एंड वी सप्लाई व्हिच इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम कहेंगे आजकल जो योग है, योग के बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं, बहुत सारे कई प्रकार से एरियल योग हो गया है जो कि हवा में आप पंखे से लटक जाते हैं और तब योग आप करते हैं। अलग प्रकार की बहुत पोस्चर्स आ गए हैं। तो ये जो योग, अब भाई कोई कहे कि ड्राई लैंड को छोड़ के हम पानी में योग क्यों करें, तो पानी में योग करने का एक मैं आपको यहाँ साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ कि वाटर जो है, एक्वा, नील, तरु, जिसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कहते हैं, वो कैसे बना और उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण हमको योग जो है पानी में यदि हम करें तो वी विल गेट मोर बेनिफिट। उसमें क्या है, हाइड्रोजन के आपके
2 मॉलिक्यूल्स है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है आपके इसमें, जो कि आपके उनकी बॉन्डिंग चेंज होती है। और उसमें आपका मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं। फर्स्ट वन इज वाटर इज एक्ट एज अ कंप्रेशर। ये क्या करता है? कंप्रेशर का काम करता है, जिसको कि हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज अ बॉयंसी। बॉयंसी ही है जिसके कारण हम सभी फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। वाटर क्या करता है? आपको रेसिस्टेंस देता है। ये जो रेसिस्टेंस होता है I think something went wrong. Just a minute. Kavita ma'am. Yeah, just a minute. है तो चल। Hello. Ma'am, there is any problem? Yeah, ma'am, just a minute. Something went wrong. Okay, ma'am, we are waiting. No problem. Just a minute, ma'am. Kavita ma'am? Sorry, participants, we are facing some technical problems, so please bear with us. Okay, now again I am visible. Hello. Yes, ma'am.
Yeah, sorry for the interruption again. So we were here. So we were here in the hydrostatic pressure. In this hydrostatic pressure, you can see in this figure, uh, where the person, a boy is standing, और जब ये आपका arrows देखे नीचे आते आते it's become very thick, means the pressure it is increasing. And जब आपने कभी भी पानी में यदि jump किया हो, dive किया हो, you must have seen कि उस dive के समय आपको कानों में कुछ pressure feel होता है. This is the hydrostatic pressure. और ये hydrostatic pressure क्या करता है, आपकी कोई swelling हो, swelling को reduce करता है और आपके सर्कुलेशन को ऊपर की तरफ लिफ्टवर्ड से लंग्स बढ़ाता है. देखिए बॉय यहाँ पर स्टैंड कर रहा है. ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हमारा जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो पैरों की तरफ होता है, बट जब हम पानी में जाते हैं तो ये आपको एक प्रेशर के द्वारा आपका सर्कुलेशन ऊपर की ओर बढ़ा रहा है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Yeah. So here second one is the buoyancy. Buoyancy, due to this, Archimedes law हम सबको मालूम है और इस लॉ Excuse me, ने ma'am. बताया है. Ma'am, Kavita ma'am, your slides are not visible. Okay, ma'am. Sorry to interrupt, ma'am. Yeah. Thank you. Now it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible now. Yeah. Thank you, ma'am. So thank you. And these are the word और यही है कि हम ये सब टेक्निकल वर्ड्स में चल रहे हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करते हैं अपनी लाइफ में. एनीवे दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ. बॉयंसी जो है आपका, कि बॉयंसी ही वो थिंग है जिस आपने कभी बहुत सारे लोग होंगे जो पानी में गए हो या स्विमिंग पूल में फर्स्ट टाइम एंटर किए हुए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी फ्लोट करने लगी है. आपकी बॉडी जो है इट्स फील वेरी लाइट व्हेन यू गो इनसाइड द वाटर. और बायंसी ही होता है जिसके कारण आप एक स्विमिंग कर पाते हैं. बायंसी इट इज द अपवर्ड थ्रस्ट, आपको पानी ऊपर की ओर फेंकता है. और लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर टू ऑल माय व्यूअर्स, कि आप कभी भी यदि आप सुसाइड करना चाहो, आप सोचो कि डूब के पानी में मर जाए ना, तो वो इट इज नॉट पॉसिबल. बाय आपको पानी एक बार जिंदगी जीने का मौका जरूर देता है और इट गिव्स यू द थ्रस्ट टू अपवर्ड, और आप उसमें ऊपर आके सांस ले सकते हैं, हाथ पैर चला के अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं. दिस इज बायंसी. Now second one is resistance. I have talked about the resistance. There are the three types of resistance: frontal resistance, skin friction and eddy resistance. Frontal resistance ये जो क्या होता है, जब आप पानी में खड़े हैं या पानी में जब आप तैरते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि रेसिस्टेंस होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए अवरोध पैदा करता है, आपको स्टॉप करता है. और यही रेसिस्टेंस जो होता है आपकी कोई भी एक्सरसाइज को, कोई भी पोस्चर्स, योगा पोस्चर्स को ज्यादा आपका रिजल्ट को ज्यादा वर्दी बनाता है. क्यों? क्योंकि आप देखिए जब आप बाहर, पानी के बाहर आप एक एक्सरसाइज करें और पानी के अंदर करें, वाटर एक मीडियम है, तो आपको यहाँ रेसिस्टेंस मिल रहा है, आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी. एंड वेयर देयर इज एनर्जी इज मोर कंज्यूम, आप अपने वेट लॉस की जो आपने टारगेट फिक्स किया है आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स. दिस इज फॉर द why we should go for the water aqua yoga. And the third one is water act as a thermostat. एक कंडेंसर का काम करता है. पानी जो होता है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस, वी कैन रिड्यूस, वी कैन ओनली मेंटेन द एनर्जी. और ये जो है पानी में आप जब जा जाते हैं गर्मी के दिनों में, खासकर आप बाहर की ओर कोई एक्सरसाइज करें, और नाउ दिस इज द सीजन ऑफ रेन्स एंड ह्यूमिडिटी, आप उस टाइम यदि पानी में आपको जाएंगे तो इट विल गिव यू द कूलिंग इफेक्ट. वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, कोई कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, और साथ साथ आपकी एनर्जी भी बर्न कर रहा है. तो ये ड्यूअल वर्क है, जो ड्यूअल टास्क है, जो हमारे आजकल की जो
फास्ट चेंजिंग वर्ड है जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है, हम कम समय पे ज्यादा अपना रिजल्ट पाना चाहते हैं, उस ड्यूरेशन में हमारे लिए ये सबसे अच्छा है। कुछ मैंने यहाँ बेनिफिट्स बताए, हेल्थ बेनिफिट्स या एक्वा एक्टिविटीज या कोई पोस्चर करने से हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्ट, लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो है आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पेंडेमिक टाइम में, दिस कोरोना टाइम में आप सबसे ज्यादा जरूरी है हमें लंग्स की फिटनेस होना चाहिए, हमारा लंग्स प्रॉपरली वर्क करे। और जितने भी आप अभी देखेंगे स्विमर्स खासकर हैं, उनका जो लंग वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, जो लंग्स की टाइटर वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम्स, उनका सबसे अच्छा होता है। आपके हार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीज या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू कैन इम्प्रूव योर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एज वेल एज योर एंड्योरेंस। आप अपनी मसल की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, टोन अप कर रहे हैं मसल्स को, होल बॉडी। स्विमिंग इज द ओनली एक्टिविटी और वाटर एक्टिविटी इज द ओनली एक्टिविटी वेयर यू आर यूजिंग योर from head to top, your every skin, your each and every muscle of your body you are using. आपका लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, आप ब्रीदिंग मुंह से छोड़ रहे हैं, नोज से ब्रीदिंग कर रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं। सो आपका यहाँ पर एक और प्रेशर के साथ आपको एक मीडियम मिल रहा है, प्रेशर के साथ कर रहे हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नाउ कम्स टू द एक्वा योगा। सी एक्वा योगा इट इज, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ये कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। एक्वा योगा ये जो क्रियाएं हैं, जो योगिक क्रियाएं जो कि हम पानी में करते हैं, और ये क्रियाएं हम अभी से नहीं करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी जब से सभ्यता आई है, हम इस यूनिवर्स में ह्यूमन बीइंग्स आए हैं, तब से हम ये अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। वी गो फॉर द हॉलिडे, वी गो फॉर एनी टाइप ऑफ बाथिंग इन अवर नियर बाय रिवर, पॉन्ड्स, और आप आजकल तो वाटर पूल और वाटर पार्क्स बन गए हैं एंथुसियाज्म के लिए, जहां पर जाते हैं तो somehow somewhere you are doing some of the posture, some of the kriya, some of the meditation, जो especially during in the morning time when you are going for any dip in the river, ponds or anywhere, especially हमारा जो इंडियन कल्चर है वो विलेज को बिलोंग करता है। तो विलेज में जब हम जाते हैं तो देखा होगा स्नान ध्यान और सब कुछ करके हम वहाँ थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं फॉर अवर मेंटल पीस, फॉर अवर स्पिरिचुअलिटी। सो एक्वा योगा इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द होलिस्टिक हेल्थ। और होलिस्टिक हेल्थ पाने के लिए हमें एक्वा योगा करें तो ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इन बेनिफिट्स को मैंने इसमें डिफाइन किया है। Again, I am reminding all my obesity to aqua yoga. So now it has been started working. Okay, here it is the benefit of aqua yoga. हमने बात कर रहे हैं ओबेसिटी मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस समय हर किसी के दिल में एक डर बसा हुआ है कि हम कहीं बाहर निकले तो हमें कोरोना वायरस ना हो जाए, हम कहीं किसी को टच ना कर ले या किसी से इन्फेक्शन ना हो जाए। हम इस पेंडेमिक टाइम में हम 3 बातों पे स्पेशली हम कंसंट्रेशन दे रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर पे, हमारे लंग कैपेसिटी पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और हमारे ये जो दूसरा हमारा कि कोई हेल्थ इश्यूज ना हो जाए, हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हमें कोई इंजर्ड ना हो जाए, तो हम किसी इमरजेंसी को फेस ना करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको इन सब को करने के लिए यदि हम एक फिजिकल एक्टिविटी और योगिक लाइफ को जिए तो हम आई थिंक हम आज का समय ही नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेंडेमिक और ये कोरोना वायरस आज ही आया, हो सकता है कि आने वाले और कुछ सालों में ये किसी और विकराल रूप में आए। तो वी शुड हैव टू बी प्रिपेयर एंड बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट चैलेंज ऑफ द लाइफ। सो this is the benefit of first benefit of aqua yoga. You can maintain, you can your obesity. ये आपकी रिहेबिलिटेशन के लिए, आपके क्योर के लिए। देखिए योगा और एक्वा योगा आप यदि पानी में करते हैं तो खासकर जो पर्सन जो एल्डरली हैं, जो फीमेल्स हैं, जो कि कुछ आसन जिनको जैसे शीर्ष आसन है, आपको बाहर करने में डर लगता है कि आप करेंगे तो गिर जाएंगे, तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई इंजरी के होने के चांसेस है। बट this and when you are performing inside the water, it is giving you the cushion, एक बेड का काम कर रहा है, एक आपको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है कि आप कोई एक्सरसाइज को कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, और यू विल गेट अ फुल रिजल्ट ऑफ दिस। रिहेबिलिटेशन के लिए मैंने बताया है कि बहुत अच्छा है आपका। यस,
aqua exercises, aqua activity, swimming, it is very best medicine for the pregnancy, for the pregnant women. Being being mother of my two small kids, let me tell you one small experience here कि आप जो भी प्रेगनेंसी के हम उस फेज में जाते हैं और खासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है हमारी, तो बहुत सारे हमारे साथ फियर्स, स्ट्रेस होते हैं, बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती हैं और बॉडी का वेट जैसे जैसे गेन होने लगता है, हमको अनकंफर्टेबल होता है, हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो उस टाइम हमको कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारे शरीर को फिट बना के रखे वो हम नहीं कर पाते हैं, बट दैट टाइम स्विमिंग इट इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप उसमें जाके पानी में आराम से लेट सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग, आप सब सोच रहे होंगे कि मैडम इतना एक्वा योगा की बात कर रही है तो उसके लिए स्विमिंग आना जरूरी है। नो, इट इज नॉट एट ऑल, जरूरी नहीं है। आप यदि स्विमिंग नहीं भी जानते हैं, आप सिंपल अपने घर पे, जैसे कि वो खेत वगैरह में फौजी होती है ना, जहाँ वाटर टैंक में, या आप शॉवर के नीचे, या आर्टिफिशियल आप अपने घर में पूल बनाकर प्लास्टिक ट्यूब्स में, या फिर आप पूल मिल गया तो दैट्स वेरी गुड, या नदी में या तालाब में, पॉन्ड्स में, कहीं भी आप इस प्रकार की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एंड इट्स माय गारंटी, क्योंकि being in charge of this Banaras Hindu University, we have come across of several type of people, those who are suffering from different type of diseases, those who go for the rehabilitation process, and those who come like this process. So मेरी भी जो pregnancy का time था till the 9 month, I was continue with the swimming, not for the vigorous exercises, not for the vigorous swimming, vigorous work. I was just going there and lying down on my stomach, my tummy, जो कि मैं बिस्तर पे नहीं लेट सकती थी। तो it ease your muscle, all the body muscles, और आपको ये डिलीवरी के टाइम पे आपको एक स्ट्रेंथनिंग दे रहा है, and you will go for the normal delivery। और मेरे दोनों ही बच्चे जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी चाइल्ड है, और they are very well fit and fine like me। So ये जो एक्वा एक्सरसाइजेस हैं, एक्वा योगा है, आपकी लाइफ में होलिस्टिक डेवलपमेंट लाता है। रेस्पिरेटरी फिटनेस आई ऑलरेडी मेंशन इट, यस। बॉडी बैलेंस एंड अलाइनमेंट, आपका जो बॉडी का बैलेंस है, जैसे कि अभी डॉक्टर विनायक ने इसके पहले बताया कि हमारी लाइफ में बॉडी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा स्टैंडिंग पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए, बॉडी का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको फिर बताया है कि जो हमारा जो वर्किंग क्लास है, खासकर वर्किंग मेल है, फीमेल है, उनका टाइम, उनका माइंड ऑलरेडी हर टाइम इंगेज रहता है कि नाउ वी हैव टू कुकिंग, गो फॉर द कुकिंग, वी हैव टू गो फॉर द ऑफिस, ऑफिस में मीटिंग्स है, एंड ऑल द टाइम वी आर रनिंग अवर माइंड, और वो हमको कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्बैलेंस बनाता है। तो उस इम्बैलेंस में यदि हम फिजिकल एक्टिविटी भी करने जाते हैं तो हमारा माइंड कहीं और है, मसल्स कहीं और वर्क कर रही है, तो हमारा पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बट व्हेन यू परफॉर्म इनसाइड द वाटर सम एक्टिविटी, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है। आप यदि गिरते हो, कुछ होता है, तो आप पानी में रहोगे, जब थोड़ी देर आप स्विम करोगे, एंड बॉयंसी के कारण इट विल थ्रस्ट यू अप, आप ऊपर की ओर आ जाओगे। नाउ माय 7 पॉइंट इज बेटर स्लीप। देखिए, आजकल के इस दौर में, और ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, और खासकर जब हम कॉलेज टाइम से देखते आ रहे हैं कि पानी में आप, और वैसे भी आप देखिए नॉर्मल जो पीपल्स हैं, आपको थकान महसूस होती है या कुछ ऐसा, ये जो ह्यूमिड वाला खासकर मौसम है, आप एक शॉवर जाके ले लीजिए, आप यू विल फील रिफ्रेशिंग, कितना अच्छा लगता है आपके स्वेटिंग से, और आपको एक तरोताजा फील होती है, और आप ये जो चीजें हैं, आपको बेटर स्लीप यू कैन अचीव। आप एक्सरसाइज होगी, कैलोरी आपने यूटिलाइज कर ली, और आप जो है साइकोलॉजिकली फ्री होकर एक आप अच्छी सी नींद ले सकते हैं। See, it is boon for the elderly peoples and women। मैंने आपको बार बार ये करी क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ टुडेज सोसाइटी। हमारे पास देखिए, आज की सोसाइटी में आप देखेंगे इतने एड्स आते हैं कि आप यू गो फॉर दिस डाइट, यू गो फॉर दिस एक्टिविटी, और आप सोना बेल्ट लगाइए, तो आप ऐसा करिए, तो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ यू विल रिड्यूस योर वेट। बट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज डोंट गो फॉर दिस। यदि आप इन सब में जाएंगे और आप इन सब को करने की कोशिश करेंगे, तो ये इट विल हार्म यू समवेयर। वो आपको आज फील नहीं हो रहा है, लेटर ऑन स्टेज में वो आपकी जो बॉडी की, जो भगवान ने, प्रकृति ने हमको जो इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छा दिया है, आप उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। और ये पेंडेमिक क्यों हुआ, कोरोना क्यों आया? इसीलिए तो आया ना, प्रभु ने हमको एक घंटी बजा के अलार्म दिया है कि जागो वुमन, अब तो जाग जाओ,
अब तो आप प्रकृति के पास आओ। तो वी शुड हैव टू गो फॉर द नेचुरल थिंग, हमें नेचुरलिटी की तरफ जाना है, उसको अडॉप्ट करना है। सी, तो जो पर्सन जो एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, जो वुमेन्स हैं जो टाइम नहीं दे पा रही है, जल्दी अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दिस एक्वा एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड फॉर देम। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, जो कि इस समय की नीड है, और साथ ही साथ आपका पीस ला रहा है, आपकी सोल में प्योरिटी ला रहा है। आपको, आप सभी ने सोचा होगा जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के टाइम आप क्या करते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक, वी वांट टू लिसन अ वेरी सॉफ्ट म्यूजिक, उसमें आप कहीं कोई बांसुरी बज रही है या समुद्र। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप पानी के अंदर आप कुछ कोई आसन ना करें, सिंपली आप पानी में लेट जाएं, फ्लोट करें, तो आपके कानों में जो है ना पानी का जो वाइब्रेशन, जो साउंड आता है, जो समुद्र का ऐसा लगता है समुद्र में लेटे हैं, पानी में लेटे हैं, ये इट इज योर लाइफ, आपके जो हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपकी सोल में प्योरिटी लाता है। नाउ अगेन आई कम टू द माय मेन पॉइंट, ओबेसिटी मैनेजमेंट। देखिए, आपको एक पॉइंट रिड्यूस करने के लिए आपको कितनी कैलोरी का सेट करना है, 3500, या 1 केजी का आप अपना चाहते हैं कि बॉडी से आप 1 केजी रिड्यूस करें, तो आप क्या करना चाहते हैं, 7700 कैलोरीज आपको रिड्यूस शेड करनी होगी। इफ यू गो फॉर द 30 मिनट्स ऑफ एक्वा एक्सरसाइजेस, एक्वा योगिक asanas, you will shed these 30 minutes 92 to 20 कैलोरी आप रिड्यूस करेंगे। मैं एक यहाँ चार्ट नहीं लगा पाई जिसमें हमने कंपेयर करा है कि आप नॉर्मल ड्राई लाइन में आप यदि योगिक क्रिया कर रहे हैं, योगिक आसन कर रहे हैं, और एक आप एक्वा योगा कर रहे हैं, तो आपका जो एक्वा योगा के टाइम जो बर्निंग ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा होती है, आप उसमें ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं कंपेयर टू ड्राई लैंड योगा। तो एक्वा योगा हमारे लाइफ में बहुत बेनिफिशियल है। सी, these are the pictures now you can see on your screen. Banaras Hindu University is having 2 swimming pools, and we normally organize so many types of competitions and rehabilitation and yogic festivals there. So this is the last year pictures you can see where the people are doing the Tada asanas and different posture. And in my second picture, I just want to mention you here every age children is here, elderly people are there, so you can enjoy every age children or every age people can enjoy the aqua yoga anytime. These are the different types of asanas which we can perform in the water, like tada asan। आप सिंपल रेस्ट लेवल पे, मैंने ये आपको बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि यू शुड बी अ गुड स्विमर, जरूरी नहीं है। और वैसे यदि आप पानी में एक बार जाएंगे तो आप सोचिए आप कितने बेनिफिट्स को आप उठा पाएंगे। एक तो आपका दिस इज स्विमिंग, इट इज अ लाइफ सेविंग एक्टिविटी। आपको कभी, आजकल तो ये जो समय इतना प्रकृति में उथल पुथल हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बीमारी फैल रही है, तो वी शुड हैव टू नो हाउ वी कैन सेव अवर लाइफ। तो स्विमिंग यदि आती है तो दिस इज लाइफ सेविंग एक्टिविटी। लाइफ सेविंग के साथ साथ ये आपको कितने सारे यू कैन गेट अ मोर बेनिफिट ऑफ दिस स्विमिंग और एक्वा एक्सरसाइजेस और योगास। सी, ताड़ा आसन में समय कम है तो इसलिए मैं इन सब के बेनिफिट्स नहीं बता रही हूँ, और वैसे भी ऑल एवरीबॉडी नोस कि हम कौन से आसन करने से कौन सा बेनिफिट आएगा। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। ताड़ा आसन आपका स्टैंडिंग वाले जितने आसन हैं, ऑल द स्टैंडिंग आसन यू कैन परफॉर्म इजीली इन द इनसाइड द वाटर। Here like नटराज आसन, धनुर आसन, शीर्षासन। शीर्षासन में मैं जरूर एक बात बताऊंगी कि आप देख सकते हो कि पानी में एक एल्डरली मैन है जो कि शीर्षासन कर रहा है। यही यदि मैं कहूँ इसी आदमी को मैं यदि कहती हूँ पर्सन को कि आप यही आसन बाहर करिए, तो समवेयर ही में बी स्केयर्ड, वो स्केयर्ड हो सकता है कि ही में गेट इंजर्ड, यदि कहीं नेक में इंजुरी ना हो जाए, और ही में फॉल डाउन। सो यदि आप ये आसन पानी में कर रहे हैं तो आप इस आसन को बहुत इजीली कर पा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो आपको रिलैक्सेशन भी दे रहा है, आपकी एनर्जी भी बर्न कर रहा है, मतलब कैलोरी का यूटिलाइजेशन भी कर रहा है, और आपको योगा का इफेक्ट भी दे रहा है। सो दीज ऑल आर द स्लाइड्स व्हिच I want to we just bring the awareness about the aqua yoga. My dear friends, ये हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता ही है। योग हमारी भारत की संस्कृति है, जिसको कि फॉरेन में जाके उसको ज्यादा ब्रांडिंग कर दी गई है। तो
हमें यदि यही यौगिक क्रियाएं हम पानी में करें तो हमें इसका ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। कुछ लोगों के माइंड में एक मैडम प्रीति बस एक सेकंड दे रही हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये शायद आपके पास आएगा ही, कि जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि भाई अब लॉकडाउन चल रहा है और मैडम तो पानी की बात कर रही है, स्विमिंग पूल बंद है। डियर फ्रेंड्स, हमारे केवल जो स्विमिंग पूल्स हैं वो अभी दुबई और स्विट्जरलैंड एंड जो अदर कंट्रीज हैं वहां खुल चुके हैं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं विद द प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। स्विमिंग करने से आपको कोई कोरोना नहीं होगा क्योंकि वाटर इज आपका क्लोरीनेटेड, क्लोरीन हम उसमें जो डालते हैं वो आपको हाइजीन मेंटेन करता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यदि आप कर रहे हैं ये एक्सरसाइजेस पानी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं, आप फौजी ले लीजिए, वाटर टैंक्स ले लीजिए, कोई आर्टिफिशियल पार्किंग टब्स ले लीजिए, या फिर आप जो ड्राई लैंड योगा एक्सरसाइजेस हैं आप उनको परफॉर्म करते रहें। और जैसे ही हमारे इंडिया में अनलॉकिंग होता है स्विमिंग पूल का, खासकर अभी बस केवल स्विमिंग एक्टिविटीज बैंड है, जैसे ही अनलॉकिंग होता है, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज ट्राई एट लीस्ट once so that you will really feel refreshing and benefit of all these things. Thank you, Madam Preeti, for again giving me this platform, and very sorry for this technical interruptions. Thank you so much, ma'am. And this is a very new topic for all of us. And I think so indeed it is very useful for all of us also. So now the question answer round is starting. I'm starting the question answer round. Dr. Kallol Chatterjee is here. Yes, Vinayak sir, please you all three unmute yourself. And my first question is for Dr. Kallol Chatterjee. That Yog, Nindra and Savasana are the same? Hello, Dr. Kallol Chatterjee? Hello, may I audible now? Yes, yes, sir. Ah, Sir, there is a no, question. actually no. I heard the question. Okay, sir. Yoga Nidra and Savasana are two different entities, do different things. Savasana is one kind of asana, but Yoga Nidra where you have to lie down in Savasana, but after that there is a 6 steps you have to follow. It is one kind of guided meditation or rotation of consciousness. Thank you. Thank you so much, sir. Now, second question is for Ma'am Kavita Verma. There is a risk of getting infection during the group aqua yoga session. Is there, ma'am? No, my dear, there is not at all any risk. Just the things, some points you should have to be mentioned when you are going inside the water. You should have to take a proper shower, or you should have to wash your feet and sanitize yourself. And area should be properly sanitized, and hygiene should have to be in this present time. You should have to be maintain the hygiene of the water. If you are putting the proper chemical inside the water, जैसे मैंने आपको बताया है दुबई और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में भी स्टार्टेड द स्विमिंग, वहां पर शुरू हो चुका है, ओलंपिक की तैयारी करना स्विमर्स की स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि आप ये करते हैं तो देयर इज नॉट एट ऑल एनी रिस्क, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Now the question for the Vinayak sir, please. Sir, one ma'am is asking question and from our college only. While doing Surya Namaskar, she is having a pain on her toe. toe में उनको पेन हो रहा है. Can you explain why it, मतलब कुछ गलत हो रहा हो इस वजह से हो रहा है या ऐसा कुछ सर? थैंक यू मैडम क्वेश्चन के लिए। पहली बात तो देखिए इस तरह से ये पेन का कारण बताना उचित नहीं होगा कि मैं खाली आप सूर्य नमस्कार कर रही हैं इसलिए पेन हो रहा है। तो और पेन के बहुत सारे कारण हो सकता है कि आपका स्टैंडिंग पोस्चर सही ना हो सकता है कि आप हाई हील का प्रयोग आप कर रही हैं बहुत दिनों से, तो उसके एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपका एज मान लीजिए कि अगर आप 55-50 से लेकर 60 के बीच में आप हो तो मे बी अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस कुछ चीज़ें हो सकती है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस होता है, लेकिन अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं योग के तो डेफिनेटली वो मूवमेंट्स आपको पेन नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार से कोई पेन नहीं होता है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि अगर आप सूर्य नमस्कार करते समय अगर आपका
पैर का पोजीशन ठीक से आप नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली किसी तरह का पेन होगा। फर्दर मेरा एक सुझाव आपको है, देखिए हम लोग फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, बेहतर होगा कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से आप सलाह लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। Thank you so much, sir. Sir, one more question for you. One of our college teacher is asking a question. She have a problem of sciatica पेन उनको है, तो क्या उसके लिए कोई ऐसा एक्सरसाइज आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं या कोई ऐसा आसन आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं जिससे उनको हेल्प हो? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर आपको बता दूं कि ये मेरे, चूंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको मैडम थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि साइटिका पेन क्यों हो रहा है। और चूंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है और चूंकि मेरा वो क्लिनिकल एस्पेक्ट नहीं है तो मैं इस तरह से ओपनली आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको उस साइंटिफिक एस्पेक्ट को बता रहा हूँ और थोड़ा सा हिंट करूंगा। अब फिर से वही बात है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। मैं प्रीति मैडम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हुए मैडम को थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखा दूं मैं जरा सा कि क्यों ऐसा पेन हो रहा है। ये प्रीति मैडम मेरा दिख रहा है ये मॉडल? सर दिख रहा है सर। ओके। तो मैडम जरा सा देखिएगा साइटिका पेन में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए हमारे बॉडी में ये मैं थोड़ा सा टर्न करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो नर्व है हमारा, दिस नर्व इज कॉल्ड साइटिका नर्व, इसको साइटिका नर्व कहा जाता है। और इस साइटिका नर्व में मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि देखिए ये किस तरह से ये मैं और करीब ले जाके, यानी ये साइटिका नर्व जो है हमारा, ये देखिए जाके अल्टीमेटली ये हमारे सैक्रल बोन यानी लंबर के लंबर 3 एक मिनट, ये देखिए ये हमारे लंबर 5 यानी ये 30 के पास से, देखिए यहाँ से अगर एक छोटा सा आप देख रहे होंगे, ये हमारे लंबर 5 और सैक्रल यानी लंबर सैक्रल रीजन से ये फाइबर यहाँ से निकलता है और निकलते हुए पूरे पैर की तरफ जाता है। तो कई बार अगर आपके इंटरवर्टिकल डिस्क निकला हुआ है या आप समझ लीजिए कि डिस्क की बल्जिंग है या इंटरवर्टिकल डिस्क में अगर किसी तरह का दबाव है तो इससे ये क्या करता है, ये पेन होता है। लेकिन जो लोग जैसे खास तौर से आप देखिए अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं, पश्चिमोत्तान आसन करते हैं हम लोग, तो इन आसन से क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर डिस्क का जो मैं कह रहा हूँ या शवासन आप करते हैं तो इंटरवर्टिकल डिस्क पे एक स्पेस पड़ता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ पेन किस तरह का है। अगर हाई इंटेंसिटी पेन है तो मैं फिर से आपको बोलूंगा कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, आप प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, वो बेहतर है। लेकिन साइटिका पेन ना हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ उन भाइयों को कि आप जो है पश्चिमोत्तानासन करिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन आप कर सकते हैं, फिर आपका जो है गोमुख आसन में जो पैरों को मोड़ते हैं इसमें भी ये एडवांटेज हमें इस तरह का मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिससे कि इस तरह का पेन से हम लोग प्रिवेंट अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर कल्लोल सर आपके लिए है ये, इट इज ओके टू क्लींस योर बॉडी बाय फास्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम? Yeah, there is a very good video on Langanas. Actually, one madam, she shared about the Langanas by fasting. In yogic concept, there is another concept, mitahar and fasting. So, yes, sometimes it is, obviously. But according to yoga and Ayurveda, fasting is different kinds, not only one. So, keep that thing in mind. Okay. One more question for you, sir. Kallol sir, this is question for you. Yes, What please. are the determination for the good health? Good health को maintain करने के लिए कुछ ऐसा आप determinations बताएंगे, like खाने का टाइम, सोने का टाइम, ऐसा कुछ? देखिए ये चीज बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग अलग अलग, अगर इंडिया में हम देखें तो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे फूड हैबिट अलग अलग है, हमारे जो साइकिल है वो भी अलग अलग है। तो उस पे ही आपको देखना है कि आप किस तरीके से किस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोचेंगे कि अभी अब ये करेंगे वो करेंगे, नहीं होता है। तो वन थिंग दैट इज आई प्रेफर, मेरे साथ शायद बाकी दो सर मैडम भी वो होंगे, एक साथ होंगे, कि डू सम योगिक एक्सरसाइजेस, डू सम एक्सरसाइजेस फॉर योरसेल्फ। सो जो आप इनटेक कर रहे हैं उसका जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा बर्न आउट कर सकते हैं, तो यू विल फील फ्रेश एंड बेटर। Okay, thank you so much, sir. This is a question for all
You three, I don't know आप में से कौन इसका आंसर दे पाएगा कि please tell the आसन for shortness of breath. आप में से जो भी इसका आंसर दे सकते डॉक्टर प्रीति मुझे बताने दीजिए यहाँ पे। यस सर। देखिए एक मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं आपसे कि जब भी हम योगासन करते हैं जी तो सिर्फ बॉडी पोस्चर नहीं होता है, योगासन के साथ साथ उसके ब्रीदिंग पैटर्न होता ब्रीदिंग है, पैटर्न होता है, उसके साथ मंत्र होता है, उसके साथ चक्रों पे ध्यान होता है। जब इन सारी चीजों को एक साथ आप करते हैं तब उसको आसन कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण में दूं कि ताड़ासन कोई कर रहा है, जैसे मान लीजिए वो सिंपल अगर खाली स्ट्रेच करता रहे ऊपर नीचे तो दैट इज एन एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज और आसन में डिफरेंस है। ओके, तो आसन जब भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आसन के साथ पोस्चर, ब्रीथ, बंद, मंत्र, मेडिटेशन, चक्रों पे फोकस, इनको जब आप एक लय से आप करते हैं तब जाके वो आसन में कन्वर्ट होता है। तो आपने कहा कि आसन फॉर ब्रीदिंग, ऐसा नहीं है। आसन आपके पोस्चर के साथ है, उसके साथ आपका जो पूरा कुंभ को कहते हैं उस मूवमेंट के साथ, मतलब जिस तरह समझ लीजिए कि आप पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो जिस स्लो मूवमेंट में आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो आप एक्सेल करते हुए जाइए, वापस जब आ रहे हैं तो धीरे इनहेल करते हुए आइए। ये इसका एक कॉम्बिनेशन है। सो वी कैनॉट से कि खाली ब्रीदिंग के लिए आप करिए। हाँ, ब्रीदिंग के लिए आपके पास प्राणायाम के बहुत सारे टेक्निक्स है, भस्त्रिका है, उज्जयी है, फिर आपके जो है नाड़ी शोधन है, ऐसे बहुत सारी चीजें उसको आप कर सकते हैं। दैट इज मोर बेटर। और मैं फिर यस 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 डॉक्टर कल्लोल प्लीज। नहीं सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ सर। बिफोर दैट सर ने जैसे प्राणायाम के बारे में बताया, बिफोर दैट आई वांट टू से अनदर थिंग, आपको ब्रीदिंग पैटर्न प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वी फील दैट एक्चुअली इन प्रैक्टिकल सिनेरियो वी फील दैट वी यूज्ड टू ब्रीथ इन अ नेगेटिव। एक्चुअली हम लोगों का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी हम ठीक से नहीं करते, इसके कारण भी ब्रीथलेस होता है। तो before going for pranayam also we should maintain the breathing pattern, inhalation and exhalation and the retention, जो 3 parts है, उसके साथ जो हमारे abdominal ups and downs है, वो सारे चीज एक synchronized way में होता है, वो भी actually ठीक नहीं हो पाता। Okay, So- next question. Can I proceed for the next question? Yes please. The next question is give some suggestion for the asan for the back pain. Actually, it is very common problem for now these days. चाहे इंसान खड़ा रहता है तभी बहुत सारी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, लेटा रहते हैं तभी भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैडम, अगर इस तरह से बैक पेन के बताएंगे तो फिजियोथेरेपी वाले हम लोग पे मुकदमा कर देंगे। क्योंकि देखिए क्लिनिकल, आपको पता है कि हम लोग क्लिनिकल इश्यूज पे काम नहीं करते हैं, लेकिन हम बस यही कहेंगे कि बैक पेन ना हो इसके लिए आप जो है भुजंग आसन का बहुत सारा वेरिएशंस होता है, जिसमें आप जो है पेट के बल आप लेट आते हैं और अपने हाथ को साइड में सिर्फ गर्दन को आप उठाते हैं तो वहाँ पे सर्वाइकल पे प्रेशर पड़ता है, फिर हाथों को सपोर्ट रखते हैं तो थोरेसिक पे प्रेशर पड़ता है, और लास्ट में फिर आखिरी में जो है भुजंग आसन करते हैं। और खाली इतना ही नहीं है, उसमें एक आप लेगा दैट इज कॉल्ड मरकट आसन कहा जाता है। ठीक है, अब वो चूंकि लेट के मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, आप मरकट आसन करिएगा, फिर आपका जो है माजरी आसन करिएगा, ये सब बैक पेन के लिए होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बैक के किस पोर्शन पे आपका हो रहा है, कि लंबर पे है कि लोअर बैक पे है। लेकिन वही बात है कि क्लिनिकल इश्यूज पे देखिए हम लोग इस तरह से नहीं ओपनली नहीं बोलना चाहिए। वही बात है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट वाले बुरा मान जाएंगे। जी सर। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि किसी भी पेन के लिए देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप बिना लगाए आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता है, उसी तरह से कुछ फिजिकल कुछ टेस्ट किए बगैर अगर हम एक्सरसाइज बताएंगे तो ये गलत होगा। तो मेरे ख्याल से बिना टेस्टिंग का, बिना आपके वो कुछ पैरामीटर्स को चेक हुए, आपका बीपी है, आपका जो पेन की इंटेंसिटी है किस इंटेंसिटी, उसके बगैर ये एक्सरसाइज बताना एक तरह से गलत होगा। हाँ, ये फिर से वही बात कहूंगा कि आपके डिग्री ऑफ पेन के हिसाब से यू प्लीज विजिट डॉक्टर एंड प्लीज डोंट इग्नोर द डॉक्टर्स। रियली डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स का काम ज्यादा क्लिनिकल एस्पेक्ट पे होता है। हमारा काम है कि फिटनेस कैसे आपका बना रहेगा और एक फिट आदमी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखेंगे, वो काम हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। पर्टिकुलर मैं अपनी बात बता रहा हूँ। थैंक यू सर। कल्लोल सर, एक चीज
Yes, Yes. ma'am. प्रीति मैडम, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम इश्यूज सर कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सही कहा कि बहुत सारे हमारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी हमारी दिक्कतें हो सकती हैं, बट इसमें हम क्यों ना अपनी फिटनेस ही मेंटेन करें। यदि कोई बॉडी फिट है तो उसको इतने सारे इश्यूज में आएंगे ही नहीं कि बैक पेन की प्रॉब्लम है, या वो हम वो छोटे छोटे एक्सरसाइजेस या छोटे छोटे मूवमेंट्स कर लें या थोड़ी थोड़ी हम योगिक क्रियाएं आसन कर लें, तो हमको ये जो सारी जो आजकल के टाइम की जो स्लीप की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, या जो मैडम की पेन की प्रॉब्लम है, उसको भी कैन गेट राइड ऑफ दीस थिंग्स। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। कलोल सर, एक क्वेश्चन आपके लिए है। व्हाट विल ओल्डर पीपल डू टू स्टे मेंटली हेल्दी इन दीज डेज? ओल्डर पीपल सर, मतलब वो आसन के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होती हैं, तो जो यूज टू नहीं होते हैं करने के लिए, और ओल्डर पीपल हैं तो उनके लिए कोई ऐसा आप क्या करें वो लोग कि जिससे वो इन दिनों वो अपने आप को मेंटली पीस रख सके, चाहे मेंटली अपने आप को स्टेबल रख सके सर? एक्चुअली मैडम, जब मेरा प्रेजेंटेशन मैंने चालू दिया था, तो आई टोल्ड दैट योग इज बियॉन्ड आसन। आसन से ऊपर भी योग है और आसन प्राणायाम से ऊपर ही। तो मेरा प्रेजेंटेशन में दो चीज था, एक था त्राटक और एक था योग निद्रा। जो दोनों चीज साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ज़्यादा किया जाता है। और अभी हम लोगों ने मेरा खुद का पीएचडी था योग निद्रा पे, तो हमने देखा है कि योग निद्रा किस तरीके से मेंटल स्टेटस को डेवलप करता है, रिलैक्स करता है। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने एक पीएचडी करवाया, दैट इज द इफेक्ट ऑफ त्राटक ऑन ब्रेन फंक्शन, जहाँ पे ब्रेन फंक्शन के ऊपर भी हम लोगों ने देखा है। और देखा जाता है कि ट्रिमेंडस इफेक्ट है, जो मेरे प्रेजेंटेशन में दिया गया था। आप लोग एक बार फिर से उसको देख सकते हैं तो पता लग जाएगा कि नथिंग एल्स आप आसन ना करें, छोटा छोटा चीज कीजिए, क्योंकि मोबिलाइजेशन डिफरेंट एक्सरसाइजेस है, छोटा छोटा उसको भी तो थोड़ा करना चाहिए। और उसके साथ थोड़ा प्राणायाम कीजिए। और जैसे विनायक सर ने बोला कि स्थिर सुखम आसनम, आपको स्थिर बैठने, हम लोग बैठते नहीं है। हमारे पास अभी क्या हो गया, हम खुद स्थिर बैठते हैं लेकिन माइंड स्थिर नहीं बैठता। तो स्टिलनेस ऑफ माइंड इज आल्सो योग। So try it. ओके, विनायक सर, आपके लिए क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम सम कॉलेज गर्ल। पेंसिल हिल और प्लेटफॉर्म हिल, आपने हील पहनने को तो मना कर दिया। अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन वी कांट वेयर अ हील सैंडल्स, बट फिर भी अगर मैं पहनना हो तो पेंसिल हील पहनना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए या प्लेटफॉर्म हील पहनना प्रेफर करना चाहिए सर, प्लीज? क्योंकि बच्चे फैशन से बाज तो आते नहीं सर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने खुद ही जवाब इसमें दे दिया कि जब आप पेंसिल हिल की बात करते हैं तो उसकी सरफेस एरिया बहुत कम होता है। बहुत कम होता जब है। आपका सरफेस एरिया कम है तो डेफिनेटली आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन फोरफुट की तरफ पड़ेगा। तो अगर आप दोनों में कंपेयर करें तो प्लेटफॉर्म हिल आई थिंक बेटर है, लेकिन इसमें मतलब आप ये limitation सजेस्ट है। करते हैं कि इफ द और पीपल वांट टू वेयर अ प्लेटफॉर्म हिल तो वो पहन सकते हैं? देखिए, मैं अभी आपको बता दूं कि फरवरी में मैंने साइंस ऑफ फुटवेयर पे 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। और उसमें जो है बहुत इस तरह की बातें हम लोग के पास आया हुआ था, और उसमें जो एक्सपर्ट्स आए थे, तो ये एक बात छन के हमें निकली कि हम आखिर ये हील की बातें क्यों करते हैं। उसकी 2 रीज़न है। एक तो हम, या तो हमें लंबे दिखना है, ठीक है, पहला चीज़। सेकंड चीज़ ये कि ये फैशन है। तो मैं कहता हूँ कि भाई हम क्यों लंबा दिखना है। जो मेरा हाइट है, सपोज के लिए मैं 5 फीट 5 इंच का हूँ, तो अगर मैं हील पहन भी लूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो पहले पास तो फैशन को हटा दीजिए, लेकिन फंक्शन को ध्यान दीजिए। देखिए, मेरा ये है कि एक तरफ आपका फैशन है, एक तरफ आपका फंक्शन है। फंक्शन की कीमत पे फैशन नहीं करना चाहिए, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कमर दर्द हो रहा है, कोई पेंसिल हील पहने, तो डेफिनेटली वो एक तरह से रिकमेंडेबल नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कहूंगा कि मतलब आप ये आप चाहते हैं परहेज कि करें। हाँ, डेली हाँ, बेसिस पे डेली इंसान आप यूज ना इसको करे। ना पहने तो ज्यादा बेटर, और मैं उसका साइड इफेक्ट बताया भी हूँ। यस सर, यस सर, थैंक यू। कविता मैम, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू दैट अगर जैसे छोटे शहरों में स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर वहां पर जो आपने आसन और योगा जो बताया है करने के लिए विद द वाटर, तो वो लोग कैसे करेंगे? देयर इज राइट नाउ ओनली द क्वेश्चन इज अराइज हियर, सो प्लीज गाइड अस। मैम, Audio.
Ma'am, please unmute yourself. मैम इसलिए मैंने आई हैव शोन माय लास्ट स्लाइड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि भाई ये पेंडेमिक चल रहा है और स्विमिंग पूल यदि अवेलेबल नहीं है तो हाउ वी कैन गो फॉर द एक्वा योगा और एक्वा एक्सरसाइजेस। तो उसके लिए आप अब उसको ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं कि आप यदि कहीं विलेज में है या तो सबसे अच्छा आप कोई नदी के किनारे हैं, हिंदुस्तान में हर जगह नदी हमारी होती है, हमारी गंगा माँ है जैसे, तो आप नदियों के किनारे में जाके वहां पर आप ये कर सकते हैं। बनारस में ही खुद इनफैक्ट इतने सारे एनजीओज वर्क कर रहे हैं जो स्विमिंग टीचिंग भी करते हैं, लाइफ सेविंग कोर्सेज भी रन करते हैं और योगा आसनास की वहां वाटर एक्वा योगा की थेरापीज भी करवाते हैं। सेम वे यदि आपके पास वो रिवर्स के साइड में नहीं रह रहे हैं, आप किसी और अदर टाउन में है जहाँ ये फैसिलिटी भी नहीं है, स्विमिंग पूल भी नहीं है, तो आप वाटर हो जी या घर पर ही आपका जो टब है, वाटर टब है, उसको थोड़ा सा डीप बनवा लें। या जो आजकल तो मार्केट्स में इट इज अवेलेबल, योर मिनी साइज स्विमिंग पूल्स आर अवेलेबल, और वो जो बहुत ही लीस्ट कॉस्ट का होता है और आप उनमें भी वो एक्सरसाइजेस, वो पोस्चर्स आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू मैम। Thank you, Thank sir. you. Thank you, everybody. And now, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर राउंड रहा सर। आई थिंक सो कि ऑलमोस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं सबके क्वेश्चन पुटअप कर पाई होंगी यहाँ पर। एंड दोज जिनका नहीं हो पाया है प्लीज आप चैट बॉक्स में या मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल पर्सनली परस्यू विद दैट क्वेश्चन। एंड नाउ it is a time to for the vote of thanks. And for this, I request our organizing committee member, Dr. Rajeshwari Mishra, Assistant Professor, Department of Botany, Isabella Thoburn College, to give a vote of thanks. Over to you, Rajeshwari ma'am. Thank you so much, Ma'am Preeti, for giving me this difficult task. Proposing the vote of thanks is most difficult task. First of all, we thank our President, Dr. Mrs. E.S. Charles, who provided us this opportunity, and also for her continuous support, encouragement, and guidance whenever required. Our thanks are also due to our college principal, Dr. Mrs. Vinita Prakash, for her motivation, guidance, and endless support whenever required. You both are source of inspiration and motivation for all of us. Our thanks are also due to Dr. Kalul Chatterjee. His talk on reboot health and well-being was very informative and useful for all of us. Sir, your talk on Yog Nidra and Kratak is really very useful during this pandemic time. And thank you very much for answering the questions of the participants. They were really helpful for all of us. Thank you very much, sir, for being with us and sharing this valuable information with us. We thank Dr. Kavita Verma for sharing a very interesting and a new concept of aqua yoga and weight loss with all of us. Ma'am, thank you very much for explaining the practical benefits of aqua yoga in a very simple and easy way. Thank you very much, ma'am, for being with us. Thank you once again. Our thanks are also due to Dr. Vinayak Dubey for his valuable and very relevant talk on science of asanas. Sir, your presentation was very useful and informative, and we all have learned the science of asanas and how to take care of our back bones and vertebrae, and how can we improve our body posture in future. Thank you very much, sir, for sharing this valuable information and solving the queries of participants. Thank you very much, sir. We thank all our precious participants. Without your presence, this webinar would not have been a success. So thank you very much for encouraging us with your presence. Last but not the least, we thank our God Almighty, who gave us good health and wisdom and showed us this day so that we can perform our duties well. Thank you everyone for being with us and making this day a success. Once again, thank you everyone. Thank you so much, Rajeshwari ma'am. Now we come to an end of this webinar, and I request all the participants to fill the feedback form till 25th of June evening 5 o'clock. And once again, thank you all of you.
Thank you, Kalol sir, Vinayak sir, and Kavita ma'am for being with us. Thank you so much.